आज की क्लास में ना हम लोग जो क्लास 11th है उसकी अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा इसमें टॉपिक आता है दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मनी या गुड्स या सर्विस होता है। एक बार मैं फिर से गुड्स और सर्विस की बात कर देता हूँ। गुड्स और सर्विस क्या होती है? देखो, गुड्स का आप यहाँ पर अकाउंट्स में एक और वर्ड यूज करोगे, स्टॉक। ध्यान रखना, गुड्स को एक और वर्ड से यूज करा जाता है, स्टॉक। जैसे आप बोलते हैं ना स्टॉक पड़ा है क्या, मतलब माल, गुड्स। और उसी को इन्वेंट्री भी कहा जाता है अकाउंट्स की भाषा में। ये दो तीन वर्ड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स, ध्यान रखना। इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, बट आपको भी ध्यान रखना है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के मतलब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर आप पैसों का एक्सचेंज कर रहे हो, या हो सकता है गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हो, या हो सकता है सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हो। अब जैसे मान लो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बदले आप मुझे उसकी कंसल्टेशन फीस दोगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर आके कंसल्टेशन करा रहे हो, मैं आपको एक तरीके से परामर्श कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना, और इस सर्विस के बदले आप मुझे पैसा दे रहे हो। तो जो भी एक हम अगर बाय चांस एक रसीद बना ले, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर आपने मुझे फीस दी और मैं उसके बदले में आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट हैज बीन हैपेंड इन बिटवीन अस, दैट्स व्हाई आई एम। चलो, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हम एक्सचेंज करते हैं पैसे का, गुड्स का, सर्विस का, दो पार्टी के बीच में, और इससे फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट पड़ता है। जैसे बड़ा सिंपल खेल है बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं अगर आपसे बोलूं भाई साहब आपकी इस चीज की दुकान है, आप बोलोगे हाँ जी भैया हमारी इस चीज की दुकान है, 10 माल तैयार रखो, परसों आके पक्का ले जाऊंगा। मैंने बोला अरे क्या बात है, आप गए 10 माल पैक करके बैठे, बोला इंतजार में बैठे हो, अब मैं आया ही नहीं। आज मैंने आपको बोल भी दिया था, आपने अपने खाते में भी जाके लिख लिया, 10 माल बेचा। क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट करा मेरे बोलने से? एक्सचेंज ही नहीं हुआ ना, वर्बल एक्सचेंज हुआ कि भाई साहब खरीदूंगा पक्का पक्का, अरे आपसे फेंकू फेंकू आदमी निकला, अरे बोल के जाता कुछ नहीं लेता। समझ में आया? तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई? नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन वो जब होगी। लेकिन अब ध्यान सुनना, अब आप बताना जरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। मैंने आपसे सामान खरीदा, तो भाई साहब पैसे 2 महीने बाद दूंगा, सामान दे दो। एक्सचेंज बिटवीन 2 पर्सन, सामान दे दिया, पैसा आपसे आपको दिया नहीं, चला गया। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन आज लिखोगे या 2 महीने बाद जब पैसा आएगा तब लिखोगे? बताओ। आज ही लिखोगे। आपने माल बेच दिया, भले आपको पैसा 2 महीने बाद आएगा, लेकिन पैसा, माल तो आज चला गया ना। वो बात ठीक है, पैसा जब मर्जी आए, लेकिन आपके हिसाब से तो ट्रांजैक्शन हो गई है। अगर बाय चांस वो आज नहीं आज 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 ही पैसा दे जाता, अगर वो तब तब भी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन करते, तो माल चला गया भाई। इसमें ऐसा नहीं हुआ कि उसने आपको बोला है कि मैं आपको पैसा मैं खरीद लूंगा आपसे, नहीं, वो आके खरीद गया और ये कह रहा है कि मैं आपको पैसा दे दूंगा। ठीक, एग्जाम्पल, फर्नीचर खरीद लो, सैलरी खरीद लो, गुड्स खरीद लो, जिसमें फाइनेंशियल बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा, वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की, तो प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया था। अकाउंट कुछ नहीं है, अकाउंट जनरली जो भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, और जिस भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो वो अकाउंट्स में ही करते हो। जैसे मैंने अगर गुड्स बेचा तो कैश चला गया, सॉरी, गुड्स बेचा तो गुड्स चला गया और पैसा आ गया। दो अकाउंट पे फर्क पड़ा, एक तो मेरा कैश अकाउंट पे फर्क पड़ा और एक मेरा सेल्स अकाउंट पे फर्क पड़ा, है ना। मैंने याद है इसको, मैंने गुड्स नहीं बोलना सिखाया था कल आपको, क्यों नहीं बोला? अब देखो, जे अगर आप कल की क्लास रिलेट कर पाओ ना तो आपको समझ में आएगी। आज ऐसा समझ लो, मैं आपसे पता है क्या उम्मीद कर रहा हूं, कि आपके अंदर थोड़ा थोड़ा आपकी रगों में अकाउंट्स का खून आ चुका है और मैं उस वे से समझाऊंगा, तो आप मेरी बात को रिलेट कर पाना। इसलिए कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी लगे ना आपका अकाउंट्स वीक हो रहा है, वो मेरा कल का लेक्चर जाके जब मर्जी देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई। उसके अंदर सही में एक्चुअल में बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। देखो, तो अकाउंट के अंदर आप सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखते हो सकता है वो किसी एक इंसान की हो, किसी असेट्स की हो, किसी एक्सपेंस की हो, या किसी इनकम की हो। जैसे अरे भाई साहब आज आप आए, सामान खरीदे, आपने कहा भाई साहब मैं जरा इसको कल दे जाऊंगा या मैं इसको 2 महीने बाद दे दूंगा। तो दो चीज पे अफेक्ट पड़ेगा, एक तो माल चला गया, बेच दिया मैंने, और दूसरा मेरी असेट्स बढ़ गई या लायबिलिटी बढ़ गई? जल्दी से बताओ। असेट्स बढ़ गई, क्यों? क्योंकि कल को पैसा देगा। समझ में आया? अब देखो लिखा ना यहाँ कि इससे क्या होता है, असेट्स भी हो सकती है एक अकाउंट। अब एक्सपेंस क्या? जैसे मान लो बिजली का बिल हो गया, आज पे करना है और कर भी दिया, पैसा चला गया, और क्या हुआ उसके साथ साथ? एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ, पैसा दे दिया। तो समझ रहे हो,
तो वो है। इसके टाइप्स तो मैं अभी भी आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि बुक में अभी भी नहीं है, इसका पर्टिकुलरली अलग से एक सेपरेट चैप्टर है भाई, गोल्डन रूल्स अकाउंट्स का, हाँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, तो वो अलग से कराऊंगा। जब जर्नल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी अकाउंट्स की, जर्नल एंट्री सबसे, अकाउंटिंग इक्वेशन कराऊंगा वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ 11th के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 11th के पर्सपेक्टिव से दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। बट जर्नल एंट्री कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, किसी भी अकाउंटिंग फील्ड में चले जाओ, आपको अगर जर्नल नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता। टैली सीखने जाओगे, जर्नल आनी चाहिए, जर्नल नहीं पता होगी तो क्या करोगे, समझ रहे हो? तो अगर एक अकाउंट्स के बच्चे को, अगर एक मैथ्स के बच्चे को जमा घटाना आए ना, तो मतलब क्या मैथ्स कर रहा है जब तुझे जमा घटानी आती, वैसे ही एक अकाउंट्स के बच्चे को अगर जर्नल ना आए ना तो समझ जाओ। फिर हमने बात करी थी कैपिटल पे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल ऐसा पैसा है या ऐसी असेट्स है, पैसे के साथ साथ असेट्स भी हो सकती है, ऐसा पैसा या ऐसी असेट जो ओनर अपने बिजनेस में लाता है, इन्वेस्ट करता है, बिल्कुल सही। मतलब मैं अगर मालिक हूं, मैंने बिजनेस में पैसा डाला, तो ये मेरी क्या है, कैपिटल है, ठीक है ना। अगर मैं बिजनेस में, मान लो जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था कि एक हलवाई है, हलवाई की दुकान लगाना चाहता है, वो हलवाई के साथ साथ सारा पैसा तो लिया आया अपना, उसके साइड बाय साइड उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बिजनेस में बाइक भी डाल दूं, तो बाइक एक असेट से, पैसा नहीं आया लेकिन बाइक आई बिजनेस में, तो वो भी कैपिटल है, और उसके साथ साथ पैसा जो लाया वो भी कैपिटल है। और ये फाइनेंशियल स्टेक दिखाता है आपका बिजनेस में, मतलब हिस्सेदारी दिखाता है आपके बिजनेस में कितनी है। इसके बाद अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, तो इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस विद 1 लाख, दैट इज अमाउंट इज योर कैपिटल। मतलब अगर आप बिजनेस में 1 लाख रुपए डाल रहे हो तो वो आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल। अगर मान लो आपने उसके साथ साथ एक 50,000 रुपए की मशीन और डाल दी, तो वो भी आपकी कैपिटल का ही पार्ट है। भले ही बिजनेस में क्या बढ़ जाएगी, असेट्स, 50,000 रुपए का पैसा नहीं बढ़ रहा, असेट्स, हालांकि कैश को भी असेट्स ही कहा जाता है। अच्छा कैपिटल, अब इनके हम एग्जांपल्स पढ़ते जाएंगे। कहता है कैपिटल अकाउंटिंग में, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उससे इफेक्ट क्या पड़ता है कैपिटल का, तो देखो मैं बताता हूँ, बड़े ध्यान सुनना। अगर एक बिजनेस है, जब उसमें आपने पैसा डाला, 1 लाख रुपए डाला, आज जब बिजनेस के डेट 1 साल खत्म हुआ, ईयर, तो आज आपका जो बिजनेस है जब वो खत्म हुआ, तो आज आपका वो 1 लाख का बिजनेस अब 1.5 लाख का नजर आ रहा है। इसका मतलब कितना रुपए ज्यादा नजर आ रहा है, 50,000 ज्यादा हो गया। तो वो 50,000 मैंने क्या करा है, प्रॉफिट कमाया है ना। तो अगर मेरा कभी भी प्रॉफिट हो जाए तो जायज बात है मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी चीज है। लेकिन मेरी कैपिटल कम कैसे हो सकती है, अगर मैंने कोई लॉस कर लिया हो या फिर मैंने पैसा बिजनेस से निकाल लिया हो, है ना, जिसको हमने कल क्या नाम दिया था, ड्रॉइंग्स। फिर ये कैपिटल का फॉर्मूला बना रखा है, ये मैं कहूंगा अभी भी छोड़ दो इसको, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें तब समझ में आएगा जब असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी समझेंगे। हालांकि आप समझ चुके हो वो चीज, चलो आगे आते हैं। अगर मैं बात करूं ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स ऐसा पैसा है या ऐसा गुड्स है या ऐसी असेट्स है जो एक ओनर बिजनेस में देखता है और उसको अपने बिजनेस से निकाल लेता है। मतलब मैंने देखा, ओ मेरे बिजनेस में दाल चावल पड़ा हुआ है, आज मैं इसको क्यों ना अपने घर पे ले जाऊं और घर पे जाके दाल चावल बना दूं, तो ये क्या है, ड्राइंग्स है। अगर मैं बिजनेस से कैश निकाल लूं अपने किसी और पर्सनल काम के लिए, तो वो ड्राइंग्स है। मतलब मैं अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूं तो ये ड्राइंग्स कहलाती है। मतलब अगर एक शॉप ओनर 50,000 रुपए कैश निकाल रहा है बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। और अगर ओनर गुड्स निकाल ले 2,000 रुपए के बिजनेस से अपने घर के यूज के लिए, तो वो भी ड्राइंग कहलाती है। अब ड्राइंग का क्या प्रभाव पड़ता है अकाउंटिंग में, ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है। क्यों, क्योंकि जब आप ड्राइंग्स करोगे तो क्या होगा, पैसा बिजनेस से निकलेगा, तो आपकी कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी। और कहता है इट इज नॉट एन एक्सपेंस, मतलब ड्राइंग को बिजनेस का नुकसान नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स जो होती हैं वो पर्सनल यूज के लिए की गई है, कोई बिजनेस का काम करने के लिए थोड़ी ना की गई है कि नहीं। रिकॉर्डेड इन द ड्राइंग्स अकाउंट, अच्छा ड्राइंग्स को अलग से रिकॉर्ड करा जाता है एक सेपरेट अकाउंट में, जिसको ड्राइंग अकाउंट कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट आते थे हम लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज ऐसा पैसा होता है जो बिजनेस ओ करता है दूसरों को। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए का बिजनेस शुरू कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और पैसों की भी जरूरत है, तो मैं किसी से उधार लेकर आ जाऊं, और अगर मैं रामू शामू किसी से भी उधार लेकर आऊं या किसी बैंक से उधार लेकर आऊं, तो वो अगर मैं मान लो 1 लाख का बिजनेस है और 50,000 रुपए कहीं से उधार लेकर आऊं, तो वो मेरे बिजनेस में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा जो आया हुआ है ये वो मेरी लायबिलिटीज है, क्योंकि ये एक ऐसा अमाउंट है जो मुझे कल को किसी को चुकाना है। यानी कि बिजनेस में ऐसा कोई भी अमाउंट जिसको आपको कल को किसी को पे करना है, आप उसके टुवर्ड्स लायबल हो टू पे दैट अमाउंट, देन इट मींस इट इज योर लायबिलिटी। सपोज अगर मैं किसी से गुड्स खरीदता हूं और उसको बोलता हूं कि भाई साहब मैं आपको कल पैसा दे दूंगा या परसों दे दूंगा या 2 महीने बाद दे दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरी लायबिलिटी है, वो मेरी लायबिलिटी बन गई। वो भाई साहब जो है
वो मेरी लाइबिलिटीज है, उन्हें मैं लाइबिलिटी की नजर से देखूंगा कि मैं इनको लाइबल हूं, मैं जिम्मेदार हूं इनको पैसे देने के लिए। लाइबल समझ लो, जिम्मेदार, ठीक है ना। और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट मस्ट बिजनेस मस्ट पे इन फ्यूचर, ये ऐसी जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, ऐसी बिजनेस की जिम्मेदारी है जो आपको फ्यूचर में पे करनी है। जैसे मान लो आपने लोन ले लिया बैंक से, या मनी ओ करनी है किसी सप्लायर को, क्रेडिटर। कल ही मैंने आपको क्रेडिटर का वर्ड समझाया था। क्रेडिटर मतलब अगर मैं किसी से 2,000 रुपए का सामान खरीद के आया और मैं कह रहा हूं भाई साहब मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, वो इंसान मेरा लाइबिलिटी तो है लेकिन उसको मैं क्रेडिटर कहूंगा, ध्यान रखना। एक्चुअल में तो लाइबिलिटी है लेकिन मैं उसको क्रेडिटर कहूंगा। एंड क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एक बहुत बड़ा भंडार है, इसके अंदर वो सभी लोग आ रहे हैं जिनको मुझे पैसा देना है, और क्रेडिटर उनमें से कोई एक इंसान है, और डिफरेंट इंसान हो सकते हैं। या फिर अनपेड सैलरी, कोई ऐसी सैलरी जो पे करनी थी और आपने पे नहीं करी, क्या मैं उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी कह सकता हूं? हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पे करनी है और नहीं की। रेंट भी यही काम हो गया, मतलब महीना पूरा हो गया, पूरे महीने पैसा नहीं दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। कहता है लायबिलिटी से बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी देन इट इज अ गुड और बैड फॉर यू। बैड भाई, बिजनेस में कर्जा बढ़ा रहे हो तुम, बिल्कुल सही बात है, डेवलप कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, लेकिन पैसा तो किसी और का है। लायबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ गई तो देन इट इज अ गुड और बैड। ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। ऐसे तो मैं ये सोच सकता हूं कि मैं 10 लोगों से उधार ले लूं, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। एक काम करता हूं, 10 लोगों से 10-10 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता हूं, उधार ले लेता हूं, 1 करोड़ रुपए हो गया, 1 करोड़ का मकान बना के बैठता हूं, वाओ आई एम डेवलप्ड, मकान है देखो मेरे पास, सब आओ मैं तुम्हारी पार्टी करूंगा, खा के खाना खा लेना, जितने भी हैं सब खुश हो जाना और भूल जाना हमने 10 लाख रुपए, डेवलप्ड हो जाऊंगा। इंक्रीज होना लायबिलिटी सही है बेकार है? ऑब्वियसली हर इंसान चाहेगा कि उसके बिजनेस की लायबिलिटी हमेशा कम हो। किससे कम हो? असेट्स से। ध्यान रखना, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। अगर एक बिजनेस में लायबिलिटी ज्यादा हो और एसेट्स कम हो, वो बिजनेस का दिवालिया निकल गया। दिवालिया समझते हो? मतलब इंसॉल्वेंट हो जाना। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना, मतलब जब आपकी संपत्ति से ज्यादा आपके कर्जे हो जाए, आपको पे करने हो 70 रुपए और आपकी जेब में 30 रुपए पड़े हो, कल को 40 रुपए कहीं से भी नहीं आ सकते। आप कहोगे कोर्ट पे जाओगे, भाई साहब मेरा दिवालिया हो गया, मुझे माफ करो। फिर आपकी सारी संपत्ति जमा करवा लेता है कोर्ट, बोलता है सारी संपत्ति ला, सारी, सबको जिसको पे करना होता है उसको फिर कुछ अमाउंट पे करता है, बोलता है देखो भाई ये तो लुटा के बैठा है, ये इतना ही दे पाएगा, ले लो। फिर उसको जेल वेल होगी, वो अपनी डिफरेंट चीज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक चीज बताऊं, जब बिजनेस स्टडी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, कंपनी का एक बड़ा खतरनाक सीन होता है। जब आप कंपनी खोलते हो ना, तब आप लायबल नहीं हो। अगर आप बिजनेस में लॉस करा के बैठ गए ना, तो आपको कोई पकड़ के जेल नहीं करेगा, जब तक कि आपकी कोई गलत इंटेंशन ना हो, आपने जानबूझ के डुबाया हो या फिर आपने बिजनेस में ऐसे डिसीजन लिए हो जिससे डूब जाए। अदरवाइज लायबिलिटी एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं, लायबिलिटी 2 तरीके की होती है, अनलिमिटेड, लिमिटेड। बिजनेस स्टडी आएगा तभी समझाऊंगा, वरना अभी होच पोच हो रहा है वैसे ही इतना, तो रहने दो। अच्छा, लायबिलिटी का क्या फर्क पड़ता है? तो देखो, इंक्रीज व्हेन बिजनेस बोरोज मनी, तो जायज बात है लायबिलिटी बढ़ेगी जब आप क्या करोगे, उधार लोगे। व्हेन अ बिजनेस टेक्स लोन, तो लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और लायबिलिटी कम हो जाएगी जब आप उसी लोन को चुका दोगे, रीपे कर दोगे अपने कर्जों को, ठीक है ना। और बैलेंस शीट में ये कहां दिखाई देती है? अब बैलेंस शीट बड़े ध्यान से समझना, बैलेंस शीट हम आगे देखेंगे। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में दिखाई देती है, लायबिलिटी साइड में लेफ्ट साइड में दिखाई देती है, हम आगे जाके देखेंगे आज बैलेंस शीट। अब लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज हमारी 3 तरीके की होती है, नॉन करंट, करंट, कंटिंजेंट। नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज होती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये ऐसी लायबिलिटीज है जो या तो हमें पेबल है, देखो क्योंकि हमें पे करी नहीं है। पेड और पेबल में फर्क समझना, पेबल मतलब पे करनी है, कल को पे करेंगे। तो ऐसी लायबिलिटीज जो देने योग्य है, या मतलब देनी है आफ्टर मोर देन, या एक से ज्यादा साल के बाद। ऐसी लायबिलिटीज जो अभी 1 साल के अंदर नहीं, एक से लंबे समय की लायबिलिटीज हो, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। और जनरली बिजनेस ऐसी लायबिलिटी क्यों लेगा? देखो, कर्जा लेना मतलब सरदर्दी पालना, और सरदर्दी बिजनेस ऐसी क्यों पालेगा कि वो 1 से ज्यादा लंबे समय की हो? तो देखो, बिजनेस जनरली अपने आपको ग्रो करने के लिए करता है। यार बड़ा ग्रो करना है, जैसे आप बोले भैया ग्रो करना है, बड़ा ग्रो करना है, बड़ा रिस्क लेना है और बड़ा पैसा लाओ। बड़ा पैसा मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लाओ, तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब एग्जांपल देखो, बैंक लोन मतलब एक बिजनेस ने लोन लिया 5 लाख रुपए का 5 साल के लिए। दूसरा डिबेंचर, अब ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
आगे जाके तो आप डिवेंचर की अकाउंटिंग सीखोगे 12th क्लास में, 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में डिवेंचर पढ़ोगे। क्या होता है समझा देता हूं, ज्यादा लॉन्ग में नहीं समझाऊंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा। ये जब ही पढ़ोगे जब आप किसी कंपनीज की बात करोगे। डिवेंचर वर्ड तभी सुनोगे जब किसी कंपनीज के बारे में बात करोगे। और बहुत से लोग डिवेंचर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने सुना होगा डेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं, डेप्ट। अभी आपने एक ऐड आई होगी किसमें करे, क्या कहते हैं, डेप्ट में है रिस्क, ज्वेलरीज में कर दे बात मेरी माँ ने, कैसे ऐड आती है एक, किसमें इन्वेस्ट करूं मैं, म्यूचुअल फंड, फिर लास्ट में बोलता है म्यूचुअल फंड इस तरह। ये म्यूचुअल फंड सारी चीज समझाऊंगा, ये सब बिजनेस स्टडी में समझ में आती है। शेयर मार्केट तो प्रॉपर नहीं समझेंगे, बट कुछ कुछ चीजें होती हैं जो सब धीरे धीरे इसमें ही आती हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया क्या क्या सीन मार्केट में चल रहा है, एमएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या क्या चीजें होती हैं सब हम समझेंगे। फिलहाल डिवेंचर पे बात करते हैं। डिवेंचर पहली चीज समझ जाओ, ये कंपनी का केस है। एक बड़ी सी कंपनी है, बड़ी सी कंपनी को पैसा चाहिए, वो दो रूप में पैसा ले सकती है। एक तो शेयर कैपिटल, शेयर मार्केट में जो आप कैपिटल शेयर स्टॉक देखते हो ना, शेयर बाजार, वो शेयर से लोगों से पैसा इकट्ठा करे और अपने बिजनेस में लगाए, या फिर डिवेंचर के रूप में लगाए। डिवेंचर एक ही साथ एक बड़ा सा पैसा इकट्ठा करती है, लोन ही होता है एक तरीके का। देखो वही ऐसा पैसा जो इन्वेस्टर से आप बोरो करते हो। इन्वेस्टर मतलब मैं इन्वेस्टर हूं, मैं पैसा लगाना चाहता हूं, आप बताओ आपका बिजनेस क्या, आप बोलोगे ये बिजनेस है भैया 10 करोड़ रुपए चाहिए दे दो। मैंने कहा ठीक है 10 करोड़ का डिवेंचर दे रहा हूं तुम्हें, तो मैं इन्वेस्टर हूं, तुम्हारे बिजनेस में 10 करोड़ दे दिए, इसका मतलब मैं तुम्हारा क्या हूं, लायबल हूं। कल को तुम्हें इसको मुझे क्या करना है, पे करना है, ठीक है ना। हो सकता है ये लॉन्ग टर्म पेमेंट हो सकता है ये शॉर्ट टर्म पेमेंट हो, ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, इसके बाद मोर्टगेज होता है। मतलब मोर्टगेज मतलब अ लोन टेकन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जो भी आप संपत्ति के बदले लोन लेते हो, गिरवी रखते हो ना संपत्ति, वो मोर्टगेज लोन होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये लायबिलिटीज 1 साल के अंदर पे नहीं होती है और ये बिजनेस को ग्रो करने में, इन्वेस्टमेंट में मदद करती है। इसके बाद आती है हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। भैया शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, दीज लायबिलिटीज आर पेबल विद इन 1 ईयर। ऐसी लायबिलिटीज जो एक से क्या कहते हैं, एक साल के अंदर पे करनी हो, ऐसी लायबिलिटी जिन्हें 1 साल के अंदर ही चुका देना है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैं अगर किसी से सामान खरीदने गया, मैंने कहा भाई साहब 2000 रुपए का स्टॉक दे दो, मुझे बनाना है फिर बेचना है, जैसे ही बिक जाएगा पैसा आएगा मैं आपको 2 या 3 महीने में दे दूंगा। तो बताओ जब मैं उससे पैसा लेकर आ रहा हूँ वो मेरा क्या कहलाएगा उस टाइम पे, मैं उससे पैसा लेकर आया हूँ, क्या है वो, लायबिलिटी है। लेकिन लायबिलिटी में मैंने भी अब आपको एक नाम बताया था, क्रेडिटर। याद है क्रेडिटर पढ़ा था, क्रेडिटर वो जिससे सामान कल को जिसको पे करना है, तो वो क्रेडिटर था, है ना। दे आर यूज्ड डेली बेसिस ऑपरेशन। अब देखो हम उस ऐसा उधार लेंगे जो रोजाना डेली बेसिस एक्टिविटीज में, जैसे क्रेडिटर। क्रेडिटर वो बंदा है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उधार में, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस आप बताओ, किसी को सैलरी पे करनी है, आप बोल रहे भाई साहब मैं 1 महीने बाद पे कर दूंगा, या 10 दिन बाद ले लेना है, 20 दिन बाद ले लेना, या फिर रेंट या सैलरी या बिजली का बिल 1 महीने बाद दे दे, 1 महीने बाद। तो ये बताओ क्या आप इसको 1 साल से लंबे समय तक अटकाओगे क्या, नहीं, 1 साल के अंदर पे होना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैंक बैलेंस, मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। यू आर अ वेरी, ये चीज किसके केस में होती है वो ध्यान रखना, बिजनेस स्टडी में भी आएगा, मैं अभी समझा देता हूँ उसको। आप बहुत अच्छे व्यापारी हो, बहुत अच्छे व्यापारी हो, बैंक आपसे बहुत खुश है और बड़ी लाखों करोड़ों पे पेमेंट करते हो और बहुत ट्रस्टेड बंदे हो आप बैंक के। आपने आपके बैंक में पड़े थे मान लो 20 लाख, आपने गलती से 20 लाख 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कर ली, चेक बाउंस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन बैंक नहीं करेगा। बैंक आपका 10,000 रुपए का बैंक बैलेंस नेगेटिव दिखा देगा, बिकॉज ही ट्रस्ट यू कि 10,000 ज्यादा करा, इसने गलती से चेक पता कर दिया होगा, इसको पता नहीं होगा कि बैंक में इसके इतने ही पड़े, कर दे, हम ट्रस्ट करते हैं, उसको बता देंगे कोई बात, लेकिन छोटा मोटा, कोई ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं मतलब कि बिल्कुल ही नेगेटिव करते रहो। और फिर एक टाइम बाद जब आप पैसा जमा कराओगे तो वो कवर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैंक बैलेंस। क्लियर है। अगला, अब देखो ये भी तो लायबिलिटी है, नहीं नहीं नहीं, ये बिजनेस का ही होता है, नॉर्मल पर्सन का नहीं होगा। शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब ऐसा लोन लेना हो जो 1 साल के अंदर चुका दिया हो, या बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कुछ भी नहीं है, मैं समझा ही देता हूं क्योंकि हर एक चीज समझानी है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। बिल्स पेबल क्या होता है, मान लो मैं सामान बेचता हूं और आप आए मेरे पास, आपने कहा कि भाई मुझे स्टॉक दे दो चाहिए, मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लो। आपने कहा कि मैं पैसा अभी नहीं दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, मैंने कहा आई डोंट ट्रस्ट यू, मेरे को क्या पता तुम 2 महीने बाद दो नहीं दो। अदरवाइज अगर तुम ऐसा मैं एक्सेप्ट कर लेता तो मैं तुम्हारी नजरों में क्रेडिटर हो जाता, है ना। लेकिन मैंने अभी भी मैं क्रेडिटर हूं, मेरे को ट्रस्ट नहीं है तुम पे, तो तुमने कहा एक काम करो मैं बिल ड्रॉ करके दे देता हूँ लिखत कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा। नहीं होगा तो जायज बात है, मेरे पे फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने कहा ठीक है। तो अब आप जो हो
वो मेरे से सामान खरीद रहे हो कि मैंने खरीदा आपसे, आपने खरीदा है, तो मेरी नजर में जब आपको देखूंगा तो मेरी नजर में तो आपके पे पैसा आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, मुझे पैसा पे करना है। तो आपको तो मैं किसी और नजर से देखूंगा, लेकिन आप मुझे देखोगे कि माई बिल इज पेएबल। यानी कि एक बिजनेस, जब एक बिजनेस चल रहा हो और उसको किसी को पैसा देना हो, उसको किसी को पैसा देना हो और उसने क्रेडिटर ना कह के बिल्स ड्रॉ करवा लिए हो, तो वो अब क्रेडिटर बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आप किसी को क्रेडिटर की नजर से देख रहे हो ना, उसको क्रेडिटर की नजर से ना देख के बिल ड्रॉ कर दो, तो अब आप उसको किसकी नजर से देखो, बिल्स पेबल की नजर से। लेकिन इसी का उल्टा करते हैं, उसकी नजरों में वो आपको कैसे देखेगा, वो देखेगा बिल्स रिसीवेबल की नजर से, बिल रिसीवेबल की नजर से देखेगा वो आपको। क्लियर है? चलो की पॉइंट्स पढ़ें। ये लायबिलिटी शॉर्ट टाइम की होती है और ये इंपॉर्टेंट है डेली बिजनेस के लिए। अगर आपको डेली बिजनेस करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरी कंटिजेंट लायबिलिटी आती है। कहता है ये ऐसी लायबिलिटी है जो हो सकती है या नहीं हो सकती फ्यूचर में। लायबिलिटीज है जो मे और मे नॉट हैपन इन फ्यूचर, या तो हो भी सकती है या फिर नहीं, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। एग्जांपल, अगर आपका कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, तो मान लो आप कोई कोर्ट केस हार गए, तो जायज बात है फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन आप नहीं हारे तो ये भी जरूरी नहीं है ना आपको लायबिलिटी पे करनी हो। गारंटी इज गिवन, मतलब अगर एक बिजनेस ने गारंटी करी एक लोन की फॉर अनदर पे एंड दैट कंपनी फेल्स टू पे, द बिजनेस विल हैव टू पे द लोन। मतलब एक बिजनेस ने गारंटी करी थी एक लोन की एक दूसरी कंपनी के लिए और वो कंपनी फेल कर दी उस लोन को पे करना। मतलब मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेस हूं, मेरे साथ एक बंदा आया, मेरा दोस्त, बोला भाई साहब अगर आप मेरे साथ बैंक में चल दोगे मुझे लोन दे देगा, वो जरा दिलवा दो। मैंने कहा आओ जरा, क्या बात होगी, चलो। मैंने भाई इसको लोन दे दो। नहीं देगा मैं दे दूंगा। अब वो बंदा सही में नहीं दे पाया, तो मेरे को गारंटी दे रखी थी मैंने, अब मेरे को पे करना पड़ेगा। तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई? अब समझ में आ रहा है कंटिजेंट लायबिलिटी। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अच्छा, वो बिल्स पेबल की कहानी बताई थी ना, ध्यान से सुनो। सॉरी, एक कस्टमर था, वो बिल को पे नहीं कर पाया, तो बिजनेस को पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे बड़े ध्यान सुनना, ये सिचुएशन जनरली कब अराइज होती है, जैसे मान लो, बड़े ध्यान सुनना, आपको मैंने सामान बेचा, आपने कहा भैया मैं तो अभी पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तेरे पे ट्रस्ट नहीं है। क्या भैया लो बिल्स ड्रॉ कर लो, तो तुम कहोगे कि भैया मैंने तो बिल्स पेबल हूं, और मैं कहूंगा ठीक है तुम मेरी नजर में कौन हो, बिल रिसीवेबल। मैंने कहा यार ये तो पैसा 2 महीने बाद देगा, 1000 रुपए दिए थे इसने मुझे, 1000 रुपए का माल खरीदा, मतलब इसको मुझे 2 महीने बाद कितने रुपए देने हैं, 1000 रुपए। किसके थ्रू देगा वो? बिल्स के थ्रू देगा। नहीं देगा तो बिल दिखा दूंगा। मैंने कहा यार ये 2 महीने बाद देगा ये पैसा, 2 महीने तक मैं क्या करूंगा? तो मैं एक काम करता हूँ, 2 महीने तक ये मुझे पैसा देगा नहीं, तो मैं काम करता हूँ बैंक पे जाता हूँ, बैंक को दिखाऊंगा देखो ये बिल है, मुझे 2 महीने बाद पैसा देगा, तुम मुझे आज ही दे दो, 2 महीने बाद तुम क्या करना, इससे ले लेना। मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा भाई साहब जरा देना मेरे को। बैंक बोलेगा भाई इससे मेरा क्या फायदा? तो बैंक आपको क्या पूरे 1000 रुपए देगा? नहीं, बैंक ने आपको कहा ये लो 950 रुपए। और बैंक जब आपसे लेगा तब कितने रुपए लेगा? बैंक की कमाई। समझ में आ गई बैंक की कमाई? जब मैं गया, मैंने बैंक दिखाया, बिल दिखाया, मैंने बैंक को बोला दिस इज द बिल रिसीवेबल, आप इसको मुझे डिस्काउंट कर दो, बिल डिस्काउंट। देखो बिल डिस्काउंटेड, अब समझ में आया? अब मैं गया बिल के साथ डिस्काउंट कराया, ये कस्टमर है, कल को ये 2 महीने बाद नहीं दे पाया, बैंक किसको पकड़ेगा? मेरे को पकड़ेगा। बोलेगा भाई साहब आपने कहा था 2 महीने बाद पेमेंट होगी, आप तो 950 रुपए लेके बैठ गए। बैंक मेरे पूरे कितने रुपए ले लेगा? 1000 रुपए ले लेगा पूरे, 950, वो तो 1000 ही लेगा ना भाई, अब वो मेरे बैंक से काट लेगा। ये बताओ ये लायबिलिटी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई? क्योंकि हो जो मेन समझ रहे हैं ना वो समझ रहे हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कल को मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है, जरा बताना, जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल 3 बहुत इंपॉर्टेंट समझाए हैं, इन एग्जाम्पल को रट्टा मार लेना, कहीं भी एक्सप्लेन करके आ जाना, कोई दिक्कत तो नहीं है। की पॉइंट्स, ये अनसर्टेन लायबिलिटी है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और कहता है इसको ना हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक में, लेकिन हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ नोट बना के लिख लेते हैं कि हाँ जी ये चीज हो सकती है, ताकि हमें याद रहे। अगर हम याद नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, हम बोलेंगे अरे कौन सी हमें तो याद नहीं है, इस तरीके से। चलो इसके बाद हम आते हैं असेट्स पे। असेट्स ऐसी वैल्यूएबल चीज है, मैं आपको कुछ नहीं कहता, बस इतना बोलना, असेट्स आर दैट अमाउंट विच आर रिकवरेबल इन फ्यूचर। ऐसी अमाउंट जो कल को भविष्य में आपको फायदा देंगे, जो कल को भविष्य में ऐसा पैसा जो आपको भविष्य का फायदा दे। अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ भविष्य में मुझे कोई फायदा नहीं देगा तो वो क्या है? वो असेट्स नहीं है ना। अगर मैं बहुत सारा गाय का गोबर उठा के ले आऊँ, मैं कहूँ ये असेट्स है, आप बोलोगे भैया इससे तो आप ना पढ़ा सकते ना कुछ कर सकते, दिस इज नॉट असेट्स फॉर यू। मैं कहूंगा भाई साहब मेरे लिए ये टेबल ये बोर्ड असेट्स है, क्या किसी मिस्त्री के लिए बोर्ड असेट्स होगा? नहीं, वो चीज है। एग्जाम्पल, अच्छा देखो पहले इसको पूरा प्रॉपर पढ़ते हैं।
दीज आइटम्स हेल्प द बिजनेस टू ऑपरेट ग्रो। ये जो ऐसी आइटम्स होती हैं एसेट्स के अंदर जो बिजनेस को मदद करती हैं क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए और भविष्य में पैसा कमाने के लिए। और इनका एक अपना इकोनॉमिक वैल्यू होता है, पैसा होता है, जो आपको भविष्य में भी क्या प्रोवाइड करता है, फ्यूचर बेनिफिट, क्योंकि इनको आप भविष्य में बेच देते तो अब ये फर्नीचर है, कल को जायज बात है कहीं ना कहीं बिकेंगे तो पैसा तो आएगा ही ना। एग्जाम्पल कैश। एक सवाल आपके मन में आ सकता है, भैया कैश को असेट्स क्यों कहते हैं? देखो, बिजनेस में पैसा डाला, ऐसा पैसा है जो भविष्य में, ये जायज बात है, कैश तो हमेशा असेट्स ही होगा ना, ये आपको फायदा ही तो दे रहा है कि नहीं। मशीन की अगर बात करें तो आप समझ रहे होगे मशीन असेट्स है, बिल्डिंग असेट्स है, व्हीकल असेट्स। अब देखो स्टॉक भी लिखा है, इन्वेंटरी भी लिखा है, समझ रहे हो। मैंने आपको बोला था गुड्स को ही स्टॉक, स्टॉक को ही आप अकाउंट्स की भाषा में समझो, ये तीनों लगभग सेम ही है। अब ये कितने टाइप के होते हैं देखो, इसमें मैंने आपको कल फिक्टिशियस असेट्स समझाई थी, नहीं समझाई थी, और आज वो समझाऊंगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट असेट्स। लायबिलिटीज में कंटिजेंट, क्वेश्चनों में आ जाता है भाई, बच्चे से दो टाइप की लायबिलिटी फोकस करते हैं, कहते हैं कंटिजेंट और सॉरी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। कंटिजेंट होता है छोड़ो इसको छोड़ो, ना 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 ना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फिक्टिशियस असेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फिक्स असेट्स से बात करते हैं। देखो वैसे तो आपसे कोई असेट्स पूछे तो आप दो तरीके के असेट्स बताना, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, लेकिन आप चाहो तो ये दो टाइप की भी बता सकते हो, फिर ये फिक्टिशियस भी बता सकते हो। वेस्टिंग मैंने लिख दिया पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा और ना मैंने इसको नोट्स में रखा भी होगा। सबसे पहले फिक्स असेट्स की बात करते हैं, जिसे नॉन करंट भी कहा जाता है, जैसे उसे नॉन करंट लायबिलिटीज कहा जाता था। करंट, नॉन करंट, तो देखो फिक्स को ही तो नॉन करंट कहते हैं, तो आप फिक्स को फिक्स कह लो या फिर नॉन करंट, बात एक ही है। मतलब ये ऐसी असेट्स है, अब देखो लायबिलिटीज ऐसी होती थी जो हमें देनी होती थी, ये ऐसी है जो आपको भविष्य में मिलेंगी, फ्यूचर में फायदा, इससे आप फायदा देखो। तो ये ऐसी असेट्स हैं जो आपको लंबे समय तक फायदा देती है, मोर देन 1 ईयर, ताकि ये एक से ज्यादा समय तक का फायदा दे, ठीक है ना। आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, इनको जो इस खरीदा जाता है तो वो इस मकसद के लिए नहीं खरीदा जाता कि हम इसे भविष्य में बेच देंगे। अच्छा मुझे एक बार बताओ, आप मुझे बताना इस चीज का आंसर। अरे कहाँ चला गया भाई, एक सेकंड रुकना। आप मुझे बताओ ये जो स्टॉक है ये नॉन करंट एसेट्स है या नहीं है? आप बताओ मेरे भाई। नहीं है, क्यों? क्योंकि इसे तो बेचने के लिए खरीदा जाता है, इसे तो ये तो नॉन करंट एसेट्स नहीं है, ये तो फिर करंट हो गई इसका मतलब। आप मुझे बताओ ये कैश करंट है नॉन करंट है? कैश आप लंबे समय के लिए रखने के लिए रखते हो क्या? अगर आपको लंबे समय के लिए कुछ चीज रखनी है तो सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, लंबे समय का फायदा देगा। लेकिन मशीन अगर आपको छोटे समय के लिए चाहिए तो फिर कैश रखो, स्टॉक रखो, ये जल्दी कन्वर्ट हो जाता है इधर उधर। तो देखो इसलिए क्लियर है। अब डे टू डे ऑपरेशन के लिए नहीं चाहिए होती, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, ये ऐसी असेट्स हैं जो आपको मदद करती हैं डे टू डे काम करने के लिए। जैसे मशीन खरीद ली, अब मशीन का क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज में काम होगा कि नहीं होगा, जायज बात है। एग्जांपल लैंड, लैंड बिजनेस के पर्पस के लिए यूज होती है, बिल्डिंग ऑफिस के लिए यूज होती है, फैक्ट्री के लिए यूज होती है, स्टोर के लिए यूज होती है, मशीन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है, फर्नीचर यूज होती है ऑफिस या फिर दुकानों में। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। की पॉइंट क्या है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी आपसे पूछे फिक्स एसेट क्या है, लंबे समय की, और फिक्स मतलब एक ही जगह रहती है ज्यादातर, इधर से उधर ज्यादा हिलाते नहीं है इन्हें। एंड यूज फॉर बिजनेस ऑपरेशन, और बिजनेस का रोजाना काम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दे हेल्प जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर मेनी ईयर्स। अब जायज बात है, मैंने लैपटॉप खरीदा, ये मेरे बिजनेस का फिक्स एसेट्स है या नहीं है? ऑब्वियसली ये मेरे को लंबे समय तक फायदा देगा, ठीक है ना, क्योंकि इसे मैं लंबे समय तक यूज करूंगा पढ़ाने के लिए। करंट एसेट्स की बात करते हैं, ऐसी छोटी एसेट्स जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी एसेट जिसको आप जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश तो फिर खुद ही हो गया, कैश तो खुद ही करंट एसेट्स हो गया। बैंक, बैंक को भी जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर लोगे, बैंक का जो भी अमाउंट है। स्टॉक, स्टॉक को भी जल्दी से कन्वर्ट कर लोगे एसेट्स में, ठीक है। तो ऐसी चीजें आती हैं जैसे कि कैश, ठीक है ना, ये ऐसा पैसा है जो जल्दी बिजनेस में यूज होता है। इन्वेंट्री, जो गुड्स या फिर स्टॉक रेडी रहते हैं बेचने के लिए। अब आता है डेटर, कल अलग से पढ़ाया था। क्रेडिटर का अपोजिट होता है डेटर। क्रेडिटर जिसको हम उधार में माल खरीदते हैं और उसको पैसा देना होता है। डेटर वो होता है जिससे हम उधार में माल बेचते हैं और उससे पैसा लेना। तो खुद सोचो, डेटर भी असेट्स हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कल को पैसा आएगा। अब ये बताओ लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? आप किसी को माल बेचोगे तो यूं बोलोगे 2 साल बाद दियो, नहीं। लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म है ना। किसी को आपने उस मनी उसको ओ करनी है बिजनेस को, मतलब उस बंदे को बिजनेस देना है। किसको देना है? कस्टमर को देना है, यानी कि कस्टमर है हमारा, उसको हमें पैसा देना है। अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस देखो इसके अंदर आ गया, कल हम अलग से पढ़ रहे थे, इसके अंदर मैं समझ रहे क्यों नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि उनको अलग से समझाना था। अब आज मैं इसी में समझा रहा हूँ। और ये बताओ, जब मैंने प्रीपेड एक्सपेंस एक्सप्लेन करा था, मैंने आपसे पूछा था कि नहीं पूछा था कि एसेट्स है लायबिलिटी है? अब वो समझ रहे हो क्यों पूछा था, क्योंकि ये यहाँ है। अगर मैं आपको यही पढ़ा देता ना, आप बोलते भैया तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे पीछे हो रहा है बहुत ज्यादा। अब समझ पा रहे होंगे। इसलिए कल मैंने जो लिमिटेड चीजें समझाई उसकी इंपॉर्टेंस है भाई, समझ रहे हो। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ऐसा एक्सपेंस जो कैसे पे करें हम? एडवांस में पे करें। मतलब जैसे कोई खर्चा है, अभी हुआ नहीं है, पहले ही कर दिया,
तो कल को जब तक वो बंदा इसका इस्तेमाल नहीं करके देना मुझे, तब तक मैं उसका पूरा फायदा उठा सकता हूँ। मतलब अगर मैं किसी चीज, जैसे मान लो आप ट्यूशन की फीस एडवांस पे करते हो, जैसे मान लो आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख को आपने फीस पे कर दी, फिर आप पूरे महीने यूटिलाइज करते हो। अगर आप मान लो मैं 10 तारीख का मैं नहीं पढ़ा रहा, जाओ अपने घर, तो आप बोलोगे भैया बाकी 20 दिन का पैसा दो। तो ये क्या असेट्स हुई कि नहीं हुई? असेट्स हो गई। फिर तो ये भी रिकवरेबल हो सकती है फ्यूचर में। की पॉइंट क्या है, करंट एसेट छोटे समय की एसेट्स होती है और ये नॉर्मल बिजनेस का काम करने के लिए काम आती है। इसके बाद टेंजिबल इंटेंजिबल, शॉर्ट में समझना। टेंजिबल ऐसी एसेट जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। बिल्डिंग हुई, मशीन हुई, गाड़ी हुई, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन इंटेंजिबल की, तो ये ऐसी फिजिकल एसेट्स नहीं है, नॉन फिजिकल एसेट्स है जो ना, ये फिजिकली दिखती नहीं है लेकिन इनकी वैल्यू है भाई। कल मैंने हल्दीराम का एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था? अगर सामने मिठाई की दुकान हो, नॉर्मल अग्रवाल कोई लोकल, और फिर वहां पे वहीं पे हल्दीराम या स्टैंडर्ड कोई हो, तो आप जाओगे हल्दीराम के पास, आप बोलोगे जी आप दो, क्योंकि रेपुटेशन है। तो वो बिजनेस की असेट्स होती है, ये भी है ना। अब देखो गुडविल, गुडविल रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। पेटेंट मतलब एक्सक्लूसिव राइट टू यूज और सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब मेरे पास अधिकार है इस कोका कोला की बोतल को बेचने का, तो मैंने इसका पेटेंट करा रखा है, नाम यूज कर रखा है, कोई और दूसरा यूज करते ना आ जाए। समझ रहे हो? अगर हम बात करें ट्रेडमार्क, सिंबल, लोगो, ठीक है ना, जैसे एडिडास का लोगो है, कोई और यूज करेगा केस हो जाता है। आप देखते हो टैंक रोड में जनरली लोगों की दुकानों में छापे क्यों पड़ते हैं? इस ट्रेडमार्क की वजह से, क्योंकि वो इनका छापा यूज करते हैं। वो इनका, जैसे एडिडास का या जीन्स में हो गया, तो कौन कौन सी जीन्स होती है जो बहुत ज्यादा फेमस होती है? लेवाइज हो गई, जो भी आप बोल रहे हो, ये सारी जीन्स पे लोग अपने टैग लगा देते हैं। तो वो भाई उनको पकड़ते हैं कि यार हम ऑलरेडी ट्रेडमार्क करा चुके हैं। ट्रेडमार्क कराने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है भाई। आपका नाम है, रेपुटेशन है, किसी को क्यों यूज करने दोगे इस तरीके से? ठीक है ना। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स मतलब प्रोटेक्शन फॉर क्रिएटिव वर्क लाइक बुक, म्यूजिक। आपने गाना बनाया, अब आपने गाना बनाया, आप नहीं चाहते कोई और उसका इस्तेमाल करे, तो आप उस पर कॉपीराइट, यूट्यूब पे आप जानते हो, ठीक है ना, ये चीज चलती है। तो ये सारी ऐसी एसेट्स मानी जाती हैं जो बिजनेस के लिए फायदा देती है, इंटेंजिबल है। अब जैसे मान लो किसी इंसान को आपके गाने को यूज करना है, तो आपको उसके गाने का कॉपीराइट का फी पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई गाना यूज करो, आप देखते हो जनरली बाहर, आप मॉल्स गए हो कभी, मॉल्स या कभी पब गए हो, पब कह रहे वो हाँ कर रहे हैं, जहाँ शराबें मिलती हैं। नहीं नहीं गए अभी तो तुम हाँ कर रहे थे, जायज बात है, बच्चों क्यों गए होगे। लेकिन मॉल्स हो गए, मॉल्स में कभी गाना सुना है किसी का? कोई नया गाना हो किसी आर्टिस्ट का या कोई? नहीं भाई, नहीं सुना हुआ। किसी फेमस गाना नहीं सुना हुआ, क्यों भाई साहब? उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, रॉयल्टी। अगर आप एक मॉल में गाना बड़ी जगह यूज कर रहे हो, रॉयल्टी पे करो। तो वो ऐसा गाना यूज करते हैं जिसपे कॉपीराइट ना हो। नहीं तो बड़ी बड़ी जगह है जहां पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, जहां होता है यूज कर सकते हो आप, तो वो फिर उसको फी पे कर रहे होंगे। तो सोच रहे हो कितना कितना सिंगर लोग या ये सब लोग कैसे पैसा कमाते हैं सिर्फ ये। अब ये असेट्स नहीं है तो क्या है? अब असेट्स है, बोले भैया ये दिखती नहीं है लेकिन है स्मार्ट वे ऑफ अर्निंग मनी। सिर्फ गाना गा के बैठना पैसा नहीं होता है ना, समझ रहे हो ये सारी चीजें। इसके बाद फिर फिक्टिशियस एसेट्स आ जाती है। अब ये एसेट्स हमने कल नहीं पढ़ी थी। कहता है ये कोई रियल एसेट्स नहीं है भाई, ये तो बल्कि एक्सपेंस और लॉस होता है। मतलब एक बिजनेस विल राइट ऑफ ओवर इट्स टाइम। एग्जांपल से समझ में आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। आप जब बिजनेस शुरू करते हो बहुत पैसा लगता है, फाइल्स चार्ज करनी पड़ती हैं, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये बिजनेस शुरू नहीं हुआ, बिजनेस शुरू होने से पहले का खर्चा है, लेकिन फिर भी ये असेट्स नहीं मानी जाती। पैसा तो लग रहा है, कहीं ना कहीं असेट्स हैं ये, लेकिन ये रियल असेट्स नहीं है, बल्कि ये तो एक्सपेंस है, एक तरीके का लॉस है ये बिजनेस का, ठीक है ना। और ये आप राइट ऑफ करते हो हर टाइम टू टाइम, ठीक है ना, मतलब चुकाते हो। जैसे एक और देखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। इसका एग्जांपल समझाता हूं। मतलब द डिफरेंस बिटवीन इश्यू प्राइस। जैसे मान लो, बड़े ध्यान सुनना, अब मैंने एक कंपनी शुरू करी, कंपनी की बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर ये फिक्टिशियस छोटे मोटे बिजनेस में नहीं, कंपनी में यूज करा जाता है। अब कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, बड़े ध्यान सुनना। एक कंपनी थी और उस कंपनी का मैंने क्या करा, अब मैंने कंपनी में पैसा चाहिए, तो पैसा मैंने सोचा दो तरीके से ला सकता हूँ इस बिजनेस में, या तो डिबेंचर अभी ऊपर पड़ा, या फिर शेयर से। तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, शेयर अपनी कंपनी के इशू करूंगा। तो मैंने 100 शेयर इशू करे। कितने शेयर? 100। एक की कीमत 100 रुपए रखी। एक की कीमत कितनी रखी? 100। और कितने शेयर थे? सोच सकते हो कितना पैसा आएगा मेरे पास? 10 लाख या 1 लाख या 10,000? 100 मल्टीप्लाई 100 कितना? 10,000। मतलब 100 शेयर इशू कर रहा हूं, 100
हर इंसान अगर कोई एक एक शेयर खरीद रहा होगा तो उसने मेरे बिजनेस में कितना रुपए डाला होगा, 100 रुपए। ऐसे ही 100 लोग होंगे। अब मेरी बात बड़े ध्यान सुनना, 100 लोग थे, मेरी कंपनी के 100 शेयर खरीदे। मैं जब इश्यू करने गया ना, बोला लोगों को कि खरीदो खरीदो मेरे शेयर खरीदो, नहीं खरीदा कोई मार्केट में। या फिर मान लो मैंने लोगों को ऐसा दिखाया कि ये 100 रुपए का शेयर है, लेकिन आप लोगों को मैं इसको डिस्काउंट में इश्यू करता हूं 90 रुपए में। पैसा 10,000 आना चाहिए था, 100 शेयर 100 रुपए का। अब 90 रुपए से 100 लोग खरीदेंगे, कितना पैसा आएगा, 9,000। कितने रुपए कम आएगा, 1,000 रुपए। इस 1,000 रुपए को फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। एक्चुअल में ये एसेट्स नहीं है, लेकिन ये तो बल्कि एक्सपेंस है या लॉस है जो हम रिकॉर्ड करते हैं, बट हम इसे फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। समझ में आया आप किसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स? कोई भी पूछे आपसे फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, मतलब भैया दिस इज नॉट एसेट्स, रियल, इट इज नॉट अ रियल एसेट्स, बट इवन इट इज अ एक्सपेंस और लॉस जिसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। अब देखो ना, 1,000 रुपए का लॉस है, लिखना पड़ेगा। समझ, इस तरीके से। की पॉइंट क्या है, ये बिजनेस के ऑपरेशन में यूज नहीं होते। आप खुद बताओ, आप बताओ, नॉन करंट एसेट्स पढ़ी, फिर पढ़ी करंट, आप बताओ बिजनेस में यूज होती थी? नॉन करंट मशीन यूज होती है बिजनेस में, करंट स्टॉक, माल, कैश, पैसा यूज होता है, ये यूज हो रही है। बल्कि ये तो कभी कभी बिजनेस से पहले यूज होती है, और किसी किसी इसमें तो शेयर इशू करते टाइम होती है। ये बिजनेस के रोजाना काम में कहाँ यूज हो रही है, नहीं हो रही। और ये ऐसे एक्सपेंस हैं जो फ्यूचर के पीरियड्स में रिटर्न ऑफ करने होते हैं, मतलब फ्यूचर में इसको लिखना पड़ता है एक्सपेंस, अभी नहीं लिख रहे, फ्यूचर में लिखना पड़ता है कभी कभी एक्सपेंस, इस तरीके से। अब इसके बाद आते हैं बैलेंस शीट पे, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा यार मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना, रिपोर्ट कार्ड सुना है, उसे बैलेंस शीट कहते हैं। आपके बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड, देखो मैं बस ये चीज समझाना चाहता हूँ। ये लाइन दिख रही है आपको, इसको दो हिस्सों में बांट दो, बांट दिया। एक कॉलम कहलाता है असेट्स और एक कॉलम कहलाता है, और मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि कैपिटल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लायबिलिटी। तो देखो लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले क्या लिखी गई है, कैपिटल, और असेट्स में सारी असेट्स लिखी गई है, और लायबिलिटीज में सारी लायबिलिटीज। और रूल पता है क्या कहता है बैलेंस शीट का, जो भी आपका ये एसेट्स आ रहा है, जो भी आपका ये लायबिलिटीज आ रहा है, ये दोनों क्या होने चाहिए। आपने सुना होगा बहुत से कॉमर्स के बच्चों को, अरे यार बैलेंस शीट मैच नहीं होती, बैलेंस शीट यही मैच करना होता, यही मैच नहीं होता। फिलहाल आपको इससे कुछ नहीं करना, इसका सारा रोल सेकंड टर्म में आएगा, अभी आपको कुछ नहीं करना, बस जनरल नॉलेज के लिए जानना है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट रेफर्स टू द मनी रिसीव्ड बाय बिजनेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। A receipt is a proof that a payment has been made or received and it can be in a form of cash, check and or bank transfer। मतलब क्या है रिसिप्ट का, बड़ा सिंपल सा मतलब है, आप बिजनेस रन कर रहे हो, बिजनेस रन करते टाइम कोई भी आपके पास पैसा जो आता है, आपके पास कोई भी पैसा आता है, आना, ठीक है ना, किसी भी तरीके से आ रहा हो, इट डज नॉट मैटर, बिजनेस में इनकम आना, पैसा आना, उसी को हम रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे आ सकता है, बेसिकली दो चीज़ों से हमारे पास बिजनेस में पैसा आता है। एक, या तो हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करें, जो जैसे हमारा बिजनेस जिस भी चीज़ का होता है, जैसे हमारा बिजनेस होता है किसी चीज़ को बेचने का, खरीदने का। हम लोग जैसे मान लो अगर किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, मान लो हम लोग बॉटल्स का व्यापार अगर करते हैं, तो बॉटल्स को हम बनाते होंगे, प्लास्टिक लाते होंगे और फिर उसको बना रहे हैं, तो बॉटल्स को जब हम बेचेंगे तो उससे जब हमारे पास पैसा आएगा तो उसको हम कहेंगे रिसिप्ट। या फिर मान लो मेरी कोई बिजनेस में असेट्स है, उसको अगर मैं बेच दूँ, उससे मेरे पास अगर पैसा आ जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, रिसिप्ट, ठीक है ना। यानी कि बिजनेस में दो ही चीज़ जनरली करके पैसा आता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी जैसे हम रेंट हम किसी को रेंट दे देते हैं, मतलब किसी को अगर हम किराए पे कमरा दें तो वो रेंट हमें पे करता है उसका, जैसे हम कोई कमीशन हम रिसीव करते हैं या कोई सैलरी हम रिसीव करते हैं, तो बिजनेस में सारी चीज़ें रिसिप्ट कहलाती है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे एग्जांपल्स क्या हैं रिसिप्ट के, तो एग्जांपल सिंपल सी चीज़ है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स सोल्ड। अगर आपने गुड्स बेचे तो उससे आपके पास पैसा आएगा, तो वो कैश रिसीव्ड हुआ। एग्जांपल अगला है मनी रिसीव्ड फ्रॉम द ओनर एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप बिजनेस में जब पैसा डालते हो तो बिजनेस में क्या होता है, पैसा आता है। मालिक और जो बिजनेस है वो दोनों अलग चीज़ होती है, ध्यान रखो। तो जब मालिक बिजनेस में पैसा डालता है तो बिजनेस की नज़र में क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आया, तो ये भी रिसिप्ट है। या फिर कभी आप बैंक से लोन लेकर आ जाओ तो वो जो पैसा आ रहा है वो भी एक रिसिप्ट है। रिसिप्ट हमारी दो टाइप की होती है, हमारी रिसिप्ट होती है एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। अब मैंने आपको दो डिफरेंसेस बताए थे। अगर आप कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी करते हो, सामान को खरीदते हो, बेचते हो, रोजाना जो काम कर रहे हो, क्या आप बिजनेस में आपकी कोई असेट्स पड़ी होगी, जैसे कोई फर्नीचर पड़ा होगा, मशीन पड़ी होगी, इसको रोज बेचते रहोगे क्या, रोज खरीदते रहोगे क्या, नहीं। ये आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस है जो भी आप चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हो उसको एक्सचेंज करोगे, उसको बेचोगे, उससे पैसा आएगा, तो वो एक्टिविटीज रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। जब भी वर्ड रेवेन्यू आपका आए तो समझ जाना डे टू डे एक्टिविटीज की बात कर रहा है, और जब भी वर्ड हमारा आ जाए
कैपिटल, तो इसका मतलब वहां पर हमारी कोई बड़ी चीजों को खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं जिसका हम बिजनेस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो पैसा आ रहा है बिजनेस की ट्रेडिंग ऑपरेशंस करके, मतलब ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज से। जैसे मान लो मैंने कैश में सेल्स करी, सेल्स में मतलब माल बिका और मेरे पास कैश आया, क्या ये मेरी रोजाना एक्टिविटीज होती है, रोज मैं ये काम करता हूँ? हाँ, बिजनेस में रोज ये आप काम करते हो क्योंकि आप बिजनेस करो, बिजनेस में आपका जो आपका बिजनेस है जिस चीज का, आप उसी चीज को तो बेचोगे, तो उससे जो पैसा आता है वो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। मान लो हो सकता है आपने किसी को कैश में ना बेचा हो, उधार में बेचा हो, तो जब आप उसको उधार में बेचोगे तो वो 1 या 2 महीने बाद आपको पैसा देगा, वो आपका डेटर कहलाता है, जिसको कल को पैसा देना होता है। जो आपको कल को पैसा देगा, जिसको आप उधार में माल बेचते हो, वो आपका डेटर कहलाता है। तो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से कल को जो पैसा आएगा वो भी हमारा क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना, क्योंकि वो भी बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज करके पैसा आया। या फिर कोई सर्विस इनकम, मान लो हो सकता है आप किसी को कोई सर्विस दो, तो उससे भी जो आपका डे टू डे एक्टिविटीज होती है उससे भी आपको रेवेन्यू रिसिप्ट मिलता है। क्लियर है? इसके बाद हम आगे चलते हैं कैपिटल रिसिप्ट पे। अब हम क्या कर रहे हैं, पैसा तो आ रहा है इसमें, लेकिन वो एक नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं है। देखो लिखा है ना यहाँ पे, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल ऑपरेशन, और ये यूजुअली लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कोई मैंने आज अपनी असेट्स बेच दी, बहुत पुरानी असेट्स थी, 5-6 साल हो गए थे, आज मुझे उसको बेच के नहीं खरीदनी, तो आज मैंने उसे बेच दी, बाद में उसको खरीदूंगा, लेकिन आज मैंने उसको बेच दिया, तो उससे जो मेरा पैसा आएगा दैट इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट। इसके बाद जैसे लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से अगर मैंने जाके लोन ले लिया, तो ये लंबे समय के लिए होगा कि मैं कल ही बैंक को जाकर चुका दूंगा, नहीं, लंबे समय के लिए होगा, तो इसका मतलब ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। इसके बाद सेल ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स को अगर हम सेल करेंगे तो उससे भी जो कैश रिसीव्ड होता है वो भी हमारा इसी का पार्ट है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ओनर और शेयर होल्डर। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद इनके डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं। डिफरेंसेस में कुछ भी नहीं है, देखो एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है, इस तरीके से समझ लो। और एक रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो उसमें सेल हम रोज करते हैं, तो देखो रेकरिंग लिखा है, शॉर्ट टर्म नेचर लिखा है, लेकिन क्या आप कोई भी एसेट्स रोज बेचते हो? नहीं, नॉन रेकरिंग, लॉन्ग टर्म नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट का जो इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट में, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट से आपका कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ता। क्लियर है? तो ये एक आध डिफरेंस है, आप इसका ध्यान रखना। इसके बाद हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको रिसिप्ट बोला था, तो रिसिप्ट में पैसा आता है, एक्सपेंडिचर में पैसा जाता है। पैसा दो तरीके से जा सकता है। अब जैसे मैं बॉटल बना रहा था, बॉटल का मेरा बिजनेस था, तो बॉटल जब मैं बेचूंगा, जब मैं बॉटल को बेचूंगा, तो उसके लिए मैं पहले बॉटल्स के लिए प्लास्टिक खरीदूंगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा। तो रॉ मटेरियल मैं कहीं से खरीद के लाऊंगा, तो जिससे भी मैं खरीद के लाऊंगा उसको मैं पैसा दूंगा प्लास्टिक खरीदने का, रॉ मटेरियल खरीदने का। वो मेरा जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज के बेसिस पे होगा एक्सपेंडिचर, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जो कि एक्सपेंडिचर का एक पार्ट होगा। या फिर मान लो हो सकता है मैंने पेमेंट करी हो असेट्स खरीदने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे मैंने वो असेट्स बेच दी थी पहले, तो उसको मैं पहले कहूंगा कैपिटल रिसिप्ट। अब मान लो कोई नई असेट्स मैं खरीद के लिया हूँ, क्योंकि पुरानी बेच दी, अब नई असेट्स खरीद के लिया, उसके लिए जो बड़ा पैसा दूंगा मैं, वो भी एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है, उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है ना। तो जनरली एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, दो तरीके से बिजनेस में पैसे जाए, बिजनेस को कोई खर्चा हो जाए, तो उसमें बिजनेस जब पेमेंट करता है तो उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। देखो लिखा हुआ ना, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय द बिजनेस, उसके ऑपरेशन के लिए, या कोई असेट्स खरीदने के लिए, या फिर अपनी लायबिलिटीज चुकाने के लिए। जैसे लोन लिया था, उसमें तो पैसा आया था, उसी लोन को आप चुका दो, पैसा चुक जाएगा, पैसा चला गया। इसके बाद इसके टाइप्स की बात करें तो जनरली 2 टाइप्स है। इसके बाद एक और टाइप होता है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो मैंने आपको इसको समझा दिया। पैसा जा रहा है, कैसे जा रहा है? रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए पैसा खरीद रहे हैं, और उससे जो भी हमारी पेमेंट हो रही है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। और हम बात करें वहीं पे इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जैसे कि कोई ऑफिस की सप्लाईज बेच दी, बिजली का बिल, रॉ मटेरियल, ये सब, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है उसमें पैसा जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के एसेट्स के लिए जाता है। जैसे मान लो कोई आपका कर्जा था, बहुत बड़ा, चुका दिया, या फिर आपने कोई असेट्स खरीद ली, तो ये क्या आप रोजाना बेसिस पे काम करते हो क्या? नहीं, ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं, और ये डे टू डे एक्टिविटीज नहीं होती, डे टू डे बेसिस पे नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कोई देखो मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, कोई असेट्स को इंप्रूव कर दिया, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट है। इसके फिर डिफरेंस आ जाते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोजाना खर्चे होते हैं, रोज जाता रहता है। प्लास्टिक खरीदोगे क्योंकि रोज बेचोगे, खरीदोगे, बनाओगे, बेचोगे, तो रेकरिंग है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वहीं पे लॉन्ग टर्म के लिए होता है, नॉन रेकरिंग होता है। क्लियर है? बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपका थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि आप जितनी बड़ी लागत लगाओगे फिर हो सकता है प्रॉफिट का मार्जिन उतना कम होता जाए धीरे धीरे। जैसे मान लो लागत अभी 70 की बन रही है, मान लो वो 80 की हो गई, ज़्यादा खर्चे होने की वजह से। बेचा पहले भी 100 का रहे थे, अब भी 100 का बेचोगे, तो फिर आपका प्रॉफिट थोड़ा सा मार्जिन कम हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन उससे आपका वो अफेक्ट नहीं पड़ता प्रॉफिट पे, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ सकता है उससे भी। फिर एक और एक्सपेंडिचर होता है, ये कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बड़ा ही सिंपल है, इसका एक एग्जांपल ले लो। देखो एग्जांपल में लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। मैं आपको इसी के समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका बिजनेस है, अब आपने क्या सोचा कि अपना प्रोडक्ट है उसको एडवर्टीज कराते हैं या एडवर्टाइज कराते हैं इस प्रोडक्ट को। तो जब आप उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराओगे तो उसके लिए क्या होगा, जब आप प्रोडक्ट को अपने एडवर्टाइज कराओगे तो आप आज एक खर्चा रहोगे। जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बड़े बड़े, उनकी ऐड लगी रही होती है, हीरोइंस जो, या बड़े बड़े एम्बेसडर्स आप लेकर आते हो अपने बिजनेस को बनाते हो, तो आप क्या करते हो, क्या एक बार ऐड करवाई और एक दो महीने फिर बंद करा देते? नहीं, होता है 1-2 साल तक। जैसे मान लो बहुत से लोग चलाते हैं, या फिर जो भी है उसमें थोड़ा चीज़ें नई नई लाते हैं और फिर एडवर्टीजमेंट कराते हैं।
वही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। मतलब ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो करंट ईयर में हो गया है, लेकिन ये पूरा तरीके से इस साल रिटर्न ऑफ नहीं होगा, पूरा कट आउट नहीं होगा, और इसका जो फायदा भी है ना वो भविष्य में लंबे समय तक हमें देके जाएगा। और ये एक्सपेंस जो है ना प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे एक्सपेंस जिनका पहली चीज तो ये एक एक्सपेंस, एक तो इनको एक्सपेंस भी कहीं कहीं ना कहीं नहीं कहा जाता है, ये फायदा दे जाते हैं हमें। तो ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो हुए तो करंट ईयर में है, लेकिन ये आज नहीं राइट ऑफ होंगे, ये अगले कुछ टाइम तक, मतलब जैसे मान लो आज एक 2 लाख रुपए का हुआ, पूरा 1-2 लाख अमाउंट आज नहीं राइट ऑफ होगा, ठीक है ना। ये और भविष्य में ये आपको लंबे समय तक फायदा देता है, ये एक ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपको लंबे समय तक फायदा देता है ना। और ये एक्सपेंस जो है ना फुल्ली प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं लिखे जाते, क्योंकि फुल्ली प्रॉफिट एंड लॉस में उसको लिखा जाता है जो प्रॉपर एक्सपेंस हो। तो ये प्रॉपर एक्सपेंस भी नहीं है, और ये काइंड ऑफ एक तरीके से आज इसको हम पेमेंट भी नहीं कर रहे, इसकी टाइम टू टाइम पेमेंट हो रही है। काइंड ऑफ एक्सपेंस है भी और काइंड ऑफ एक्सपेंस नहीं भी है। 1-2 साल बाद, 2-3 साल तक इसको रिटर्न ऑफ राइट ऑफ करते रहते हैं, मतलब इसका वैल्यू माइनस करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, इस तरीके का एक्सपेंस। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में आपको समझा दिया, लंबा कैंपेन रखते हैं हम उसका, ताकि एक लंबा फर्क पड़े हमारे बिजनेस में। इसका एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जब बिजनेस शुरू करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, तो उससे पहले ही जो खर्चे हो जाते हैं उसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसे एक्सपेंस जो बेनिफिट करते हैं बिजनेस को लंबे समय तक। आज रिसर्च करा दी, डेवलपमेंट करा दी, अपने बिजनेस को रिसर्च कराया कि यार इसके लिए हम क्या भविष्य में बेटर कर सकते हैं, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी जो खर्चा होता है ये भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं बिजनेस में, सॉरी एक्सपेंस। इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंस पे। अगर हम बात करें एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस जनरली हमारे, ऐसा समझ लो आप, जो हम डे टू डे ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ करते हैं ना उसको सपोर्ट करने वाले खर्चे। जैसे मान लो मैं डे टू डे बिजनेस प्लास्टिक ये सब खरीद रहा हूँ, इसको सपोर्ट करने वाले खर्चे, ऐसे खर्चे जो इन काम को करने में मदद करते हैं। जैसे मान लो मैं प्लास्टिक उठा के ला रहा हूँ, उसके लिए रेडी का खर्चा हो सकता है ना, रेडी में सामान लेकर आया, मान लो मैं जो बिजली का बिल भर दूँ या मेरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर दूँ, तो उसके अलावा खर्चे जो ऑपरेशंस एक्टिविटी को, मतलब जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कर रहे हैं, जो भी हम काम बना रहे हैं, माल बना रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ये काइंड ऑफ ऐसे खर्चे होते हैं जो डे टू डे फंक्शनिंग में काम आते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी, रेंट पे कर दिया शॉप ऑफिस का, ठीक है ना, या फिर स्टेशनरी खरीद ली, ठीक है ना, या बिजली का बिल, इंटरनेट बिल, ये सब भर दिया। अब एक्सपेंस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनना। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दोनों एक्सपेंस ही हैं, लेकिन एक ऐसा एक्सपेंस है जो अभी हुआ नहीं है लेकिन उसको हमने ऑलरेडी पे कर दिया। मतलब जैसे मान लो हम किसी को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, हमने अभी उससे अपना काम नहीं कराया, तो हमने जब उससे अपना काम नहीं कराया तो हम उसको ऑलरेडी पेमेंट करके आ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमारा खर्चा हो गया लेकिन हमने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। तो ये 2 टाइप के एक्सपेंस होते हैं, इनका नेचर अभी समझाता हूँ। पहले तो आप ये समझ लो, प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे खर्चे जो खर्चे अभी हुए नहीं हैं और हम उनको ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताना क्या ये असेट्स नेचर के हैं या क्या ये लाइबिलिटीज नेचर। खर्चे तो हैं लेकिन उसके साथ साथ क्या ये असेट्स नेचर के हैं, क्या ये लाइबिलिटी नेचर के, आपको सोचना है। तो आप सोचोगे भैया ये एक ऐसा खर्चा है जो अभी हुआ नहीं है लेकिन हमने पे कर दिया। मान लो कल को वो हमें खर्चा जो जिसको हमने पेमेंट करी है वो हमारा काम ना करके दे, जो भी हम खर्चे के लिए पेमेंट करें, तो हम उससे पैसा वापस ले सकते हैं। और पैसा जब कभी भी कोई भी कल को वापस आ सकता है तो वो असेट्स नेचर का है। लेकिन जिसमें खर्चा हो चुका है और पे नहीं करा, कल को पे करना है, तो वो लाइबिलिटी नेचर का होता है। अब जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये ऐसा खर्चा है जो हो गया, क्या इसको पे करा है? नहीं, लेकिन कल को तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि वो माफ कर देगा, नहीं, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। ये लाइबिलिटी नेचर का है। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा, इसका डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। कोई भी खर्चा आपके पास आए, कोई भी लिखा हुआ आ जाए, उसको इसी नजर से जानना। एक और होता है अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम, लिख लेना चाहो तो इसको अक्रूड इनकम, या आपने देखा होगा। अक्रूड इनकम ऐसी इनकम है जो कमा तो ली है लेकिन मिली नहीं है। तो फिर क्या होगा, देखो इतना समझ लो, जो चीज कल को मिल सकती है या मिलेगी, असेट्स, जो चीज कल को देनी है या देनी पड़ेगी, लाइबिलिटी। तो ये इनकम कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, कल को मिल सकती है, मिलेगी, असेट्स नेचर। समझ में आया? तो ये प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स नेचर का होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज नेचर का होता है। अब आते हैं इनकम पे। इनकम कुछ नहीं है, जो भी पैसा आप बिजनेस में ऑपरेशंस करके कमाते हो उसी को आप इनकम कहते हो। 80 रुपये का माल बना, बेचा, 100 रुपये जब पैसा आया, मतलब 80 रुपये का माल 100 रुपये में बेचा, तो 100 रुपये जब बिजनेस में आया तो 100 रुपये को मैं कहूँगा मेरी इनकम है। प्रॉफिट नहीं बात कर रहा मैं। जैसे मान लो कोई भी पैसा आप इनकम से रिसीव कर, जैसे मान लो आपने किसी को रेंट पे मकान दे रखा था, वो रेंट ले रहे हो आप इससे, तो आप कहोगे इनकम है। आपने मान लो इससे प्रॉफिट थोड़ा ना कहोगे, थोड़ा ना कहोगे मुनाफा। मुनाफा तो जब होता है कम का माल ज़्यादा में बेच दो, है ना, वो चीज़ होती है जनरली। तो इनकम हो गई है। जैसे मान लो आपने किसी से ब्याज ले लिया, तो ब्याज आपका एक्स्ट्रा पैसा है, प्रॉफिट नहीं है ये, इसे इनकम कहते हैं। क्लियर है? तो इनकम बेसिक सी चीज़ है। लेकिन वही हम बात करें प्रॉफिट की, सिंपल सी चीज़ है, 80 रुपये का माल 100 रुपये में बेचा, 20 रुपये इज द प्रॉफिट, ठीक है ना। और जो पूरा 100 रुपये आया ना उसको रिसिप्ट भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो जो रिसिप्ट क्या होती है और प्रॉफिट क्या होता है, सिंपल है। प्रॉफिट मतलब जो एक्स्ट्रा मार्जिन आपका आया है,
रिसिप्ट मतलब जो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं, जो प्रॉपर अमाउंट आपका है। जैसे मान लो एक सामान 80 रुपये का था, कॉस्ट मैंने 80 रुपये की लगाई, 70 में बेचा, इसमें तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, लेकिन 70 पे प्रॉपर रिसिप्ट कहलाएगी, क्योंकि पैसा जितना आएगा उसको रिसिप्ट कहेंगे, भले वो ज्यादा है भले वो कम आए, रिसिप्ट उसे कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वैसे प्रॉफिट्स के टाइप्स, हालांकि हम आगे जाके सीखेंगे सेकंड टर्म में, बट इसको फिर भी अभी समझ लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट बड़ा सिंपल है, देखो जो आप बिजनेस की एक्टिविटीज़ करते हो ना, डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हो बिजनेस में, रोजाना हम डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं, वो जब हम डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं उससे जो मुनाफा होता है, जैसे मान लो 80 रुपये का सामान, 80 रुपये का सामान को मैंने 100 रुपये में बेचा, 20 रुपये जो मेरा प्रॉफिट आया है इसको मैं पहले कहूँगा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मान लो पता चला कि 20 रुपये में जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उसमें पता चला मुझे एक्स्ट्रा इनकम देनी है जो माल बनाने से रिलेटेड नहीं था। मान लो मेरी कोई मशीन थी, उसका खर्चा हो गया 5,000 रुपये, तो मैं अब कहूँगा यार 20 रुपये प्रॉफिट हुआ था, मान लो 5 रुपये हुआ, मान लो 5,000 नहीं, 5 रुपये, मान लो 5 रुपये होता, मैं कहूँगा यार प्रॉफिट मेरा टोटल 20 रुपये हुआ जो मैंने पूरा माल बेच के कमाया, लेकिन 5 रुपये का एक ऐसा भी अमाउंट है जो मैंने बिजनेस से, तो डायरेक्ट उसको माल से, माल बनाने से उसका कोई खर्चा नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है उसका, लेकिन फिर भी चुकाना तो पड़ेगा ना, तो या फिर उसको रिपेयर तो कराना पड़ेगा ना, तो मेरा जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट बच गया वो मेरा 15,000 बच गया। तो दो तरीके के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जो सारा बिजनेस का काम करके पैसा आता है, लेकिन उसके बाद और भी छोटे मोटे एक्स्ट्रा खर्चे जैसे कि सैलरी, रेंट, टैक्स, ये सब पे करना पड़ता है, वो फिर नेट प्रॉफिट बताता है कि नेट एक्चुअल में प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है। क्लियर है? इसका गेन क्या होता है, देखो बड़ा सिंपल सा खेल में, प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस समझना है आपको। प्रॉफिट एक अलग चीज़ होती है, गेन एक अलग चीज़ होती है, मैं बड़े ध्यान से समझाता हूँ आपको। अगर मैं बात करूँ गेन की और प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट देखो क्या हुआ था, बिजनेस का काम करना है, बिजनेस का काम करके 80 रुपये का माल 100 रुपये में बेचा, तो इससे 20 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, मतलब उसका जो अमाउंट एक्स्ट्रा आता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। गेन क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। मान लो एक असेट्स थी 50,000 रुपये की, और 2 साल बाद जायज़ बात है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, कोई भी मशीन वशीन हो वो थोड़ी सी उतनी भी थोड़ा ना बिकेगी, मान लो वो अब 30,000 रुपये की है, और मैं मार्केट में गया उसको बेचने के लिए, जब मैं मार्केट में उसको बेचने के लिए गया तो वो मेरी असेट्स जो है, वो मेरी असेट्स 50,000 रुपये की है, लेकिन मान लो वो फॉर एग्जाम्पल उसका वैल्यू आज 30,000 रुपये का है, 50,000 की एसेट्स थी, 30,000 का वैल्यू है, मैं उसको जब मार्केट में बेचने गया तो उसको किसी ने खरीदा मुझसे 35,000 रुपये में, तो मैं कहूँगा वाओ 5,000 रुपये ज़्यादा है। अब मैं उसको क्या कहूँगा, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो ध्यान रखना मेरी बात का। जब भी आपके पास कोई भी आप बिजनेस की एक्टिविटीज़ करते हो और कोई भी आपका सस्ते का माल ज़्यादा में बिक जाए और आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आए, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। लेकिन जब भी आपकी कोई असेट्स हो बिजनेस की, या ऐसे कोई भी चीज़ जिसका आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्रा चीज़ है, उसको अगर आप मार्केट में जाके बेच रहे हो उससे ज़्यादा पैसा रिसीव हो रहा है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड प्रॉफिट, दैट इज़ कॉल्ड गेन। ठीक है ना? ठीक है ना? जैसे एग्जांपल है, 5 लाख की ज़मीन थी, क्या आपका बिजनेस है ज़मीन का? नहीं, लेकिन आपने उसको 7 लाख में बेच दी, 2 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, 2 लाख रुपए गेन कहलाएगा। हालांकि बिजनेस को फायदा तो है लेकिन वो गेन कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आया? गेन और प्रॉफिट में ये फर्क होता है। लॉस सबके लिए सेम है, चाहे असेट्स को बेचते हुए लॉस हो जाए, चाहे बिजनेस में बिजनेस की एक्टिविटी करके लॉस हो जाए, लॉस दोनों केस में लॉस ही कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं परचेज। ध्यान रखना, आगे जाके आप जर्नल सीखोगे, जब आप जर्नल सीखोगे तो आपके पास एक टॉपिक आएगा जर्नल के टाइम पे कि जब आप बिजनेस में कोई भी चीज़ खरीदते हो, जैसे मान लो मैं 2 चीज़ें खरीदूंगा, एक तो बिजनेस में जैसे बॉटल का अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो बॉटल के लिए रॉ मटेरियल खरीदूंगा, स्टॉक खरीदूंगा, गुड्स खरीदूंगा, उसे कहते हैं। और एक हो सकता है मान लो उसको बनाने के लिए कोई मशीन खरीदूंगा, तो मशीन मेरे लिए एसेट्स कहलाएगी, और जब मैं स्टॉक ये सब खरीदूंगा ये मेरे लिए गुड्स कहलाएगा। तो जब भी आप रॉ मटेरियल को खरीदते हो उसे हम परचेज कहते हैं। लेकिन जब भी आप कोई मशीन खरीदो बिजनेस में, कार खरीदो बिजनेस में, कोई भी प्लांट्स खरीदो मशीन में, कोई भी बड़ी चीज़ फिक्स एसेट्स खरीदो, वो उसी नाम से कहलाएगी जिस नाम से वो है। लेकिन अगर आप बिजनेस में कोई भी सामान खरीदोगे, माल खरीदोगे, तो वो स्टॉक ही कहलाएगा या गुड्स ही नहीं कहलाएगा, वो परचेज कहलाएगा। वो स्टॉक या गुड्स नहीं कहलाएगा, वो परचेज कहलाएगा। लेकिन अगर आप कोई एसेट्स खरीदोगे बिजनेस में, मशीन खरीदोगे, तो वो उसी नाम से कहलाई जाएगी जो वो नाम है। यानी कि परचेज, आप ध्यान रखना, परचेज वर्ड सिर्फ रॉ मटेरियल मतलब माल, बिजनेस में जिस चीज़ को आप खरीद के फिर से बेचोगे, उस चीज़ का व्यापार करोगे जो आपके बिजनेस का गुड्स है, स्टॉक है, उसके लिए वर्ड परचेज यूज होता है। परचेज 2 तरीके से हो सकती है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, नगद जाके खरीद लो, कैश परचेज, उधार खरीद लो, क्रेडिट परचेज। और इसके बाद आता है परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। आपने कोई सामान खरीदा, आपको नहीं पसंद आया, आपने उसको वापस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड। 30,000 रुपये का सामान खरीदा, 25,000 रुपये का सामान खराब लग रहा है, वापस कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज करा, परचेज रिटर्न कर दिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। सेल भी बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सेल क्या है? बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है सेल। जो भी आपके पास अब सामान आपने खरीदा था उसको आप कल को क्या करोगे, किसी को बेचोगे। तो जब आप उसको मार्केट में बेचने गए, जब आपने मार्केट में उस सामान को बेचा, तो उससे जो पैसा आएगा तो आप उसको कहोगे ये मेरी सेल है।
लेकिन आपके बिजनेस में असेट्स पड़ी है, मशीन पड़ी है, उसको जब आप मार्केट में जाके बेचोगे तो आप कहोगे ये मेरी सेल है। नहीं, दिस इज नॉट कॉल्ड सेल। हाँ, एक्चुअल में वो बेचा तो है आपने, जायज बात है, बेचा, एसेट बेची है, लेकिन आप उसको एसेट्स के नाम से ही लिखोगे, उसको आप सेल के नाम से नहीं लिखोगे। सेल के नाम से सिर्फ बिजनेस में जो भी आप बिजनेस जिस चीज का व्यापार करते हो, सेल और परचेज सिर्फ उन्हीं चीज के लिए यूज होगा। अगर मैं किसी भी मशीन को खरीद लेता हूँ तो मैं उसे परचेज नहीं कहूंगा, मैं उसे कहूंगा मशीन आ गई। लेकिन अगर मैं कोई माल खरीदूंगा, सामान खरीदूंगा, तो मैं कहूंगा सामान आ गया, इस तरीके से। और सेल्स भी दो तरीके की है, कैश नगद खरीदना, उधार में खरीदना। फिर सेल रिटर्न है, मान लो आपने किसी को सामान बेचा, तो जब आपने किसी को सामान बेचा, मतलब सेल जो करी आपने, नगद में क्या कहते हैं बेचा या उधार में बेचा आपने किसी को, तो वो हो सकता है आप उसको सामान पसंद ना आया, वो आपको वापस कर जाए, तो ये रिटर्न आ रहा है आपके पास, तो इसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को। इसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, जो आपकी सेल होती है उसी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। जैसे 80 रुपए का माल है, 100 रुपए में बेचा, तो 100 रुपए आपके पास आया, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे जो आपका पैसा आ रहा है, 20 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो पैसा आ रहा है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। आगे चलते हैं, ट्रेड पेबल और ट्रेड क्या कहते हैं रिसीवेबल की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना। इसके अंदर मेन है क्रेडिटर और डेटर पे फोकस करना, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। देखो, आप बिजनेस में जो भी अपना ऑपरेशन है, क्या जैसे आपका मेन ऑपरेशन क्या है, आप क्या करते हो, चीज़ों को खरीदते हो, माल खरीदते हो, जैसे बोतल खरीदी, बोतल बेची, 80 रुपए की बोतल खरीदी, 100 रुपए में बेची, ये आपका व्यापार हो गया। अब आप जो 80 रुपए की बोतल खरीद रहे हो तो उसको परचेज करोगे आप, और परचेज करते टाइम मान लो बहुत सारी बोतल खरीद रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए, आप उससे उधार में खरीदते हो, तो वो जनरली लोग आपके ट्रेड पेबल्स कहला जाते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस की एक्टिविटी करके जनरली ये लोग ट्रेड पेबल कहलाते हैं, ठीक है ना। इन्हें ट्रेड पेबल में क्रेडिटर भी कह सकते हैं, ध्यान रखना कि ये हमारे क्रेडिटर हैं, मतलब इनको हमें कल को पैसा वापस करना है। लेकिन अब आप उसी सामान को किसी को बेच रहे हो, मान लो आपके एक्सपेक्ट करोगे कि जब आप किसी को सामान बेच रहे हो तो आपके पास पैसा आए, लेकिन मान लो कोई दूसरा इंसान है, वो आपको कह रहा है कि जी मैं इसको आपको 1 हफ्ते या 2 महीने बाद इसको मैं पेमेंट कर दूंगा, तो आप उसको अपनी नजर से कहोगे कि इस बंदे से अभी पैसा लेना है। रिसीव एबल, ये वाला था पे एबल, देने योग्य है, देना है, लेने योग्य है, लेना है, इस तरीके से। तो इसको आप डेटर कहते हो, कि जिसको हमने उधार माल बेचा वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, यानी कि डेटर है। जिससे हमने उधार माल खरीदा उसको हमें कल को पैसा देना है, वो हमारा ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर है। बस इतना है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान रखना, ये क्रेडिटर है, इसका मतलब लायबिलिटी का केस है, उससे पैसा कल को आना है। अभी मैंने आपको समझाया था, जो भी चीज कल को आनी होती है वो असेट्स नेचर की होती है, तो ये असेट्स नेचर का है। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैंने आपको भी एक केस बोला था, मैंने कहा एक 50,000 रुपये की मशीन थी, मार्केट में जाके उसको बेचा, 30,000 रुपये की बिक रही थी, तो 50,000 रुपये की मशीन जो मेरी 30,000 रुपये में बिक रही थी, वो इस वजह से बिक रही थी क्योंकि 2 साल यूज़ करा, 2 साल यूज़ करा, टाइम हो गया, उसकी वैल्यू भी कम हुई। किसी चीज़ को आप यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर 50,000 रुपये की मशीन आज 30,000 रुपये की, इसका मतलब कितना डेप्रिसिएशन हो गया, कितना वैल्यू कम हो गई, 20,000 रुपये। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन फिक्स असेट, जो भी आपकी मशीन है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग जनरली देखो, बिल्डिंग्स या लैंड की अगर मैं बात करूँ तो इन केसेस में उल्टा भी केसेस होता है, जनरली बिल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन हाँ उसको रेनोवेट कराओगे तो बढ़ जाती है ना। लेकिन कोई खंडर बिल्डिंग हो, आपने 10 साल पहले खरीदी तब तो सुंदर होगी, 10 साल बाद खंडर हो गई तो उसकी अमाउंट थोड़ी सी कम होगी, कोई रेंट पे इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा, या कोई भी खरीदेगा इतनी जल्दी हो सकता है अट्रैक्ट ना हो। लेकिन अगर उसको सुंदर बना दो, 1-1.5 लाख रुपये खर्च या कुछ भी जो भी आपका पर्टिकुलर है वो खर्च कर दो, तो फिर हालांकि हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन पे। ध्यान रखना, जो भी गाड़ी है, आईफोन है या कोई मोबाइल खरीदा, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बेड डेप्ट की बात करते हैं। अब जैसे मान लो आप जब किसी को उधार में सामान बेचते हो तो वो आपके डेटर कहलाते हैं या ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। कल को आपको पैसा देना है उन्हें, मान लो कल को पैसा नहीं दे पाए, उनके पास इतना पैसा ही ना हो कि वो आपका कर्जा चुका सके, तो उस सिचुएशन में जो हमारे डेटर थे वो बैड हो गए, उन्हें हम कहते हैं बेड डेट, ठीक है ना। बेड डेट यानी कि ऐसा इंसान जो हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो उस बंदे को पे करनी थी, हमें नहीं, उसको पे करनी थी हमें, वो नहीं पे कर पा रहा, तो वो हम उसे कहेंगे अब ये बेड डेप्ट हो गया। क्लियर है। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ। इसका काम कहीं भी नहीं है, सिर्फ जनरल में ज़्यादातर काम आता है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपसे, लेकिन हाँ जनरल में इसके क्वेश्चन आते हैं। बड़ा सिंपल है, एक एग्जांपल समझ लो। देखो पहले समझ लो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगता है फिर कैश डिस्काउंट लगता है, पहले ये चीज़ ध्यान रखो, और डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो आपको जब भी किसी, जैसे मान लो 1 लाख रुपए के गुड्स हैं, मैं उस पर आपको कह रहा हूँ कि मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, यानी कि अब वो गुड्स में आपको 10% का डिस्काउंट 1 लाख पे लगा के, यानी कि 10,000 लगा के 90,000 में बेचूंगा। जब भी आप कभी आगे जाके अकाउंटिंग करोगे, जर्नल में कुछ भी बनाओगे, तो वहाँ पर ये गुड्स को मेंशन नहीं करते कि हमें 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ट्रेड डिस्काउंट ऐसे डिस्काउंट है जो हम रिसीव तो करते हैं लेकिन हम इसे मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। और हम जब ये जनरली इसलिए करते हैं क्योंकि हम बहुत बल्क में व्यापार करते हैं, इसीलिए हम इसको रिसीव करते हैं, लेकिन ये मेंशन नहीं होता कहीं पर भी। लेकिन हाँ, अब जैसे मान लो मैं आपसे सवाल पूछूं, 1 लाख का सामान है, 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये माल लिखा हुआ 90 का आएगा और 1 लाख का लिखा हुआ नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। जैसे कि है तो 1 लाख का सामान,
10% ट्रेड डिस्काउंट ले रहे, तो हमें ये कहना चाहिए ना सबको कि 1 लाख का सामान था, 10% डिस्काउंट लिया, 90,000 रुपये में लेके आए। नहीं, इसको कहोगे ये आपकी 90,000 रुपये का सामान है, और कल को इस पे कैश डिस्काउंट अगर अलग से दे दिया जाए तो दैट वो आपको मेंशन करना है अलग से, वो लिखना है कि हाँ जी ये इतने परसेंट का कैश डिस्काउंट उस पर अलग से मिला। जैसे एग्जाम्पल 1 लाख के गुड्स थे, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो अब आप कहोगे कि गुड्स हमारे 90,000 के हैं। अब मैं कहूँ आपको कि अगर आप जैसे मान लो किसी ने मुझसे सामान खरीदा तो उसने कहा ट्रेड डिस्काउंट दे दो, तो मैंने कहा चलो 1 लाख का सामान था, आपको 90,000 रुपये में दिया, खुश हो गया। फिर वो बोला कि मैंने उसको और ऑफर करा, मैंने कहा अगर तुम 90,000 मुझे हाथों हाथ कैश, क्योंकि देखो हर इंसान कैश चाहता है, जल्दी से जल्दी पेमेंट हो जाए, तो मैंने उसको अट्रैक्ट करने के लिए कहा कि अगर तुम मुझे हाथों हाथ कैश में पेमेंट कर दोगे ना, तो मैं तुम्हें 10% और डिस्काउंट दूंगा, यानी कि 90,000 रुपये में उसको ऑफर कर रहा हूँ 10% का और डिस्काउंट। तो मैं 10,000 रुपये में 90,000 रुपये का अगर 10% निकालूँ, तो मैं उसको अगर वो मुझे पूरी अमाउंट कैश दे देगा, तो मैं उसको 90,000 की पेमेंट नहीं लूंगा, मैं 90,000 रुपये में उससे 10% और कम, यानी कि 9,000 कम, यानी कि 81,000 81,000 रुपये उससे सिर्फ रिसीव करूंगा। दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। लेकिन ये डिपेंड करता है जितने का गुड्स आप कैश में पेमेंट करोगे उतने का ही डिस्काउंट दूंगा। जैसे मान लो सॉरी, जैसे मान लो एक केस आया कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, बड़े ध्यान से सुनना। पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया 1 लाख पे 20%, 80,000 रुपये का हो गया। अब मैंने आपको कहा कि 80,000 रुपये में अगर आप मुझे जितना भी कैश पेमेंट करोगे मैं उतने पे आपको 10% कैश डिस्काउंट दूंगा। आपने कहा मेरी जेब में तो 40,000 रुपये है, तो क्यों ना मैं 80,000 रुपये, तो अभी ट्रेड डिस्काउंट हो गया, मेरा गुड्स 1 लाख का नहीं है, ध्यान रखना, गुड्स मेरा अब 1 लाख का नहीं है, वो 80,000 का है, ट्रेड डिस्काउंट लग गया। अब ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाओ, ठीक है ना। अब 80,000 रुपये का गुड्स है, 80,000 रुपये को मैं कितने में खरीदूँ, ये एक सवाल आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 80,000 रुपये में 40,000 रुपये की आज पेमेंट कर देता हूँ, 40,000 उधार में खरीद लेता हूँ। तो अब आप 40,000 की पेमेंट कर रहे हो, तो आपको कैश डिस्काउंट सिर्फ 40,000 रुपये में मिलेगा, बचे हुए 40,000 रुपये में नहीं मिलेगा। तो अब आपका 80,000 है, उसको 2 हिस्सों में बांटा, 40 इधर 40 इधर। इस 40 को जो आप कैश में दोगे, तो इस 40 का 10% 4,000 होगा, कितना बचा रिमेनिंग 36। ये आज आपको कैश पेमेंट करनी है, पूरी 40 नहीं करनी। और ये 40 क्योंकि आपने इसको नहीं खरीदा, इसको उधार में खरीदा, तो इस पर पूरा आपको 40,000 की पेमेंट करनी है, यानी कि जितना आपने आज खरीदा उतने पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा जितना आपने कैश पेमेंट करी। इसको और डिटेल्स में हम जब जर्नल करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद डेटर और क्रेडिटर सिंपल है, जिसको हम उधार में माल बेचते हैं उससे कल को पैसा लेना होता है वो हमारा डेटर कहलाता है, और जिस भी इंसान से हम उधार माल खरीदते हैं उसको हमें कल को पेमेंट करनी होती है वो हमारा क्रेडिटर है। ये हमारा लायबिलिटी नेचर होता है, डेटर हमारा असेट्स नेचर होता है। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उसको कंप्लीट करने का कोशिश करा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बोलता है कैपिटल, कैपिटल वो पैसा है जो मालिक बिजनेस में लगाता है। कहता है कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया था? कौन सी लायबिलिटी है बताओ? इंटरनल लायबिलिटी, यानी कि पहले का आंसर क्या होगा मेरे भाई? सेकंड आपको आंसर बताना है, ठीक है। सेकंड आराम से सोचो। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मैंने वर्ड बताया था कि नहीं बताया था? मालिक, प्रोप्राइटर को मालिक कहते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बताओ मेरे भाई। ड्राइंग्स क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो थर्ड आपको बताना है, ठीक है ना। सेकंड में क्या था? जो भी मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा ले जाए उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। थर्ड वाला अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो आ गई हो या कल को आएगी, किस लिए? गुड्स सेल करके। तो इसका क्या होगा? ए, ठीक है। ध्यान रखना दो तरीके की रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। जब भी आप कोई सामान माल बेचते हो बिजनेस में वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, और जब भी आप कोई असेट्स बेचते हो बिजनेस में वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। तो जो भी आपका गुड्स को बेच करके जो भी पैसा आ जाता है या कल को आने वाला होता है, क्योंकि हो भी सकता है पैसा आ जाए या कल को आए, तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट अगर यहीं पे हमने क्या करा होता, अगर हमने कोई असेट्स बेच दी होती, बिल्कुल सही, बिजनेस से एक्टिविटी से हटा के कुछ और सामान। चलो मेरे भाई सेकंड अब आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो मेरे भाई। अमाउंट पे कर दिया, कल को पे करनी है, कौन सा ऑप्शन? ए, ए ऑप्शन ही होगा, सही है। ए क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेंडिचर है, पैसा गया, अब इसमें पैसा जा रहा है कैसे? गुड्स खरीद के, तो गुड्स खरीद के पैसा जाएगा तो रेवेन्यू, ठीक है ना। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन, चलो ऑप्शन बी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, चलो आप ट्राई करो पहले। देखो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसा एक्सपेंडिचर, देखो रेवेन्यू और कैपिटल तो हो ही नहीं सकता ना, वो फायदा थोड़ा ना देते हैं आपको। हाँ हालांकि एसेट्स आपको फायदा देती है, ठीक है। रेवेन्यू तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या बोला, ऐसा रेवेन्यू नेचर जो आपको एक से ज्यादा साल के लिए फायदा दे। मेरे भाई सोच लो, आराम से सोच लो, फिर बताना क्या हो। एक इंसान है,
जिसे ओ करना है, ओ मतलब किसी को देना। देखो ये सारे वर्ड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका, इसीलिए मेरे भाई ये वर्ड्स मैं बार बार देख चुका हूँ, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। ओ का मतलब क्या, किसका मतलब क्या, समझ रहे हो? ऑप्शन ए या बी? एक इंसान है जिसको ओ करना है मनी टू द फर्म, फर्म कौन, आप, तो उसको फर्म को क्या करना है, पैसा देना है, क्योंकि उसको गुड्स क्रेडिट में बेचे थे, तो डेटर या क्रेडिटर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट करो। अ पर्सन टू हुम मनी इज, अब देखो जब भी फर्म की बात हो ना तो आप समझ जाना आपकी दुकान की बात हो रही है, उससे रिलेट करना, मतलब एक इंसान जिसको पैसा देना है, किसको, फर्म को, तो आप फर्म हो गए ना, जायज बात है। तो एक पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय अ फर्म, ओड बाय फर्म मतलब ओ करना है किसको, फर्म को, फर्म को फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो एक इंसान जिसको मनी ओ करना है फर्म के द्वारा, यानी कि इस बार पेमेंट किसको करनी है, फर्म को करनी है इस बार, तो फर्म जब किसी को पैसा देगी तो उसको क्या कहेगी, क्रेडिटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे, नेक्स्ट ट्राई करो। इसका ऑप्शन ए होगा। मैंने आपको क्या बोला था, परचेज वर्ड कहाँ यूज होता है, मैंने आपको बोला था असेट जब खरीदोगे तो वो उसी नाम से आएगी, मशीन खरीदो मशीन के नाम से आएगी, लेकिन अगर आप गुड्स खरीदोगे तो गुड्स के नाम से नहीं आएगी, किस नाम से आएगी, परचेज के नाम से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। लायबिलिटी अराइज बिकॉज ऑफ, एक लायबिलिटी क्यों अराइज होती है, बिकॉज क्रेडिट ट्रांजेक्शन करिए, कैश ट्रांजेक्शन से थोड़ी ना होगी, अगर आप कोई पेमेंट कैश में करोगे तो क्यों होगी, तो खत्म, रिश्ता खत्म, आगे बढ़ो, लेकिन अगर आप उधार में खरीदोगे माल तभी तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बढ़ेगी। मेरे भाई आपको बताना है क्वेश्चन, अमाउंट जो इन्वेस्टर, प्रोपराइटर मतलब वही मालिक, अमाउंट जो मालिक बिजनेस में लगाता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। स्टॉक किस पे वैल्यू करा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन यहां से समझेंगे, हालांकि ये चैप्टर हो सकता है क्या पता ना हो। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं आपको इसका एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, और आज के बाद जरूर ध्यान रखना। क्या सीन क्या है इसका, सीन बताता हूँ आपको। स्टॉक मतलब माल, मैं एक माल खरीद के लाया, देखा 50,000 रुपये का था, मैंने रख दिया उसको। आज जब मैं खरीद के लाया तो ये मेरी कॉस्ट वैल्यू है, एक होती है कॉस्ट या फिर एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट में क्या वैल्यू है उसकी। तो कॉस्ट वैल्यू जो मैं खरीद के लाया, ये इसका मेरा प्राइस, एक्चुअल प्राइस, मार्केट में देखा पता चला इसका प्राइस 40,000 हो गया आज 2 दिन बाद, तो मैं 50 की खरीद के लाया था, और आज मैं मार्केट देख रहा हूँ 40,000 हो गया, क्या करूंगा आपके हिसाब से सोचो, अपने हिसाब से मैं उसको 40 मानूंगा या 50 मानूंगा, आप बताओ। क्योंकि भाई आप देख रहे हो यार यहाँ 50 की पड़ी है, और मार्केट में आप देख रहे हो ये तो भाई 40 की हो गई, यार ये तो नुकसान वाली बात हो गई मेरे लिए, तो मेरे को इसको 40 ही मानना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान सुनना, 50 की लेकर आया, बाहर मार्केट में देखा 3 दिन बाद 60 की हो गई, अब कितने की मानू, अब 50 की मानो, समझ रहे हो? इससे इसके एक चीज समझ सकते हो, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी लोअर है, जो भी कम है वो मानते हैं, क्योंकि आप 40,000 रुपए की देख रहे हो, यहाँ पर 50,000 के बाहर 40 है, तो आप सोचोगे अरे यार तो नुकसान वाली बात हो गई, लेकिन आप 50 की लाए हो लेकिन बाहर 60 की है, तो आप उसे 50 ही मानोगे, यूं मत सोचना कि 60 हो गई तो 60 ही माननी, नहीं, अकाउंटेंसी ये कहती है विच एवर इज लोअर, बाहर में जाए, बाहर बाहर छोड़ दो, आप जब भी देखो जो अमाउंट कम है, जो अमाउंट कम है उसे मान लो, वो कॉस्ट वैल्यू है। क्लियर है? चलो बैंक ओवरड्राफ्ट भी मैंने आपको समझा दिया था, आप बताओ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कंटिजेंट, नन ऑफ दीज। ऑप्शन मेरे भाई इसका ए होगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती थी, नेगेटिव बैलेंस, अगर आपको याद हो, एक बिजनेस बहुत अच्छा व्यापारी होता था, है ना, तो उसका जब चेक बाउंस नहीं करते थे तो हल्का सा नेगेटिव, वो शॉर्ट समय के लिए, वो लंबे समय के लिए थोड़ा ना करके देगा बैंक, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कहता है इनमें से कौन सा कैपिटल बढ़ाता है, अगर आपके बिजनेस में ड्राइंग कर दी तो कैपिटल क्या होगी, कम, लॉस हो जाए कैपिटल क्या होगी, कम, ड्राइंग एक्सपेंस भी कैपिटल कम करेगा, लेकिन प्रॉफिट कैपिटल। बोलता है इनमें से कौन सा फिक्स्ड, कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं है, जल्दी से बताओ। एक रीजन हो सकता है, दो, देखो दो रीजन हो सकते हैं, कि एक से गुडविल क्यों होगा और एक से बैलेंस विद बैंक क्यों होगा। बिल्डिंग और प्लांट तो नहीं है, क्या चीज क्लियर है? गुडविल क्यों नहीं है? गुडविल फिक्स एसेट्स हो सकता है इसलिए नहीं हो क्योंकि वो इंटेंजिबल है, और बैलेंस विद बैंक क्यों नहीं है? तो हो सकता है भाई देखो गुडविल बिजनेस में लंबे समय तक फायदा देती है ना, और बैंक तो शॉर्ट टर्म होता है,
तो ये फिक्स्ड हो सकती है उस केस में, ठीक है ना, इस नजर से इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट वाला, इनमें से कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है? बिल्कुल सही, क्रेडिटर। क्रेडिटर एक ऐसी लायबिलिटी है जो शॉर्ट टर्म की होती है। टर्म लोन मतलब लंबे समय, कैपिटल भी आप बिजनेस में कई एक साल बाद बिजनेस खत्म कर देते हो क्या? लंबे समय का बिजनेस। बोलता है इनमें से कौन सा गुड्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स? किसको गुड्स मानोगे? मशीन मैन्युफैक्चर करी बेचने के लिए, तो ओके ओके ओके, सारी हैं, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्यों? क्योंकि मशीन्स बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, किस चीज के लिए? सेल के लिए। मतलब मशीन बनाई और फिर मशीन को क्या करूंगा? बेचूंगा। फर्नीचर खरीदे किस लिए? बेचने के लिए, तो ये तो गुड्स है। बुक और स्टेशनरी परचेज करी बुक सेलर ने, तो बुक सेलर अब उसको क्या करेगा? बेचेगा। तो तीनों ही है। क्लियर है? चलो, इनमें से कौन सा असेट्स नहीं है? अच्छा सॉरी, इनमें से कौन सा असेट्स है? सॉरी, इनमें से कौन सा असेट्स है? मशीन असेट्स है इसमें। मशीनरी की स्पेलिंग ध्यान रखना, ERY होता है, ERY नहीं होता, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कौन सा लायबिलिटी है? लायबिलिटी, बिल्कुल सही। पेबल आ जाए छूटते बोल देना, है ना। चलो, क्योंकि पेबल मतलब कल देना है लेकिन दिया नहीं है, कल को देंगे। बोलता है इनमें से कौन सा रेवेन्यू है? कौन सा इनमें से रेवेन्यू है? सेल्स रेवेन्यू है, बिल्कुल सही, क्योंकि इससे पैसा आएगा। इनमें से कौन सा एक्सपेंस नहीं है? मेरे भाई, एक्सपेंस तो रेंट होता है, फर्नीचर नहीं है, ठीक है ना। कहता है इनमें से कौन से, अब देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन समझ रहे हो, इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन है? इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन है? ऑप्शन बी। अच्छा देखो, पढ़ते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदे क्रेडिट में, यही तो है बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये तो है। एक एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया, इससे बिजनेस में क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं भाई, आए चाहे जाए, जब सैलरी दोगे तब बात करेंगे कि हाँ जी ये ट्रांजेक्शन है। मैं कहूँ कि आज मैं खुश हूँ, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, लिख दूँ इसको? नहीं ना। या प्रोपराइटर कार खरीद रहा हो पर्सनल यूज के लिए, भाड़ में जाए, हमें क्या लेने देना, हमारे लिए तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। या फिर पर्सनल एसेट्स बेच दे, भाई मैं हूं अब बिजनेस में तो नहीं, अपने घर की संपत्ति बेच रहा हूं, उससे बिजनेस को क्या लेना देना? तो ऑप्शन ए। क्लियर है? चलो, नेचर ऑफ कैपिटल, कैपिटल का नेचर क्या होता है? कैपिटल क्या एक असेट्स होती है, क्या इनकम होती है, क्या लायबिलिटी, क्या एक्सपेंस है? बिल्कुल सही। कैपिटल जनरली एक लायबिलिटी होती है बिजनेस में, ठीक है ना। सेल को रेवेन्यू, सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, तो सेल को कब रिकॉग्नाइज करा होता है एज अ रेवेन्यू? सेल मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, जब पैसा नहीं मिलता तब नहीं कहते, जब माल चला जाता है तब सेल होती है। मैंने बोला अरे भाई साहब मैं आपसे सामान खरीदूंगा, पक्का पक्का देखना आपसे सामान खरीदूंगा, कैसे सेल मानोगे? लेकिन मैं आया, मैंने सामान खरीदा, आपको पैसा दे दिया, क्या सेल कहोगे? हाँ। लेकिन मैं आया, मैंने कहा जी ये लो सामान दे दो, 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, क्या सेल कहोगे? हाँ। क्योंकि माल तो चला गया ना, भले ही 2 महीने बाद पैसा आएगा, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन माल तो तो इसका मतलब एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कब तब सेल कहोगे? नहीं। क्या सेल हो रही हो या परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस हो रही हो तब कहोगे? हाँ, तभी तो कहना चाहिए। या फिर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर, मतलब जब क्रेडिट डेटर जो है उसका क्रेडिट एक पीरियड था 2 महीने बाद, 2 महीने बाद कहोगे क्या अब सेल होगी? नहीं, 2 महीने बाद तो पैसा आना है। आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा आएगा तब कहोगे? नहीं नहीं नहीं, जब सेल हो रही है ना। अक्रूड इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओगे क्या होती है? मैंने इसको समझाया था ओरली, अगर आप ध्यान रखो तो। ऐसी इनकम जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, बताओ मैंने ये बात डिस्कस करी थी कि नहीं करी थी? फर्स्ट क्लास में करी थी अकाउंट्स की, कि ऐसी इनकम जो कमा तो ली है लेकिन मिली नहीं है। बिल्कुल सही, असेट्स है, क्योंकि कमा ली है लेकिन मिली नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट, समझाया था मैंने। देखो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, देखो उसके एक्स्ट्रा कुछ आ रहा होता, आप मुझे बताओ कि भैया ये तो बताया नहीं, ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। परचेज रेफर्स टू, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉइज है वो क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर है, हमें क्या लेना देना भाई, करो ऊपर एक बार पढ़ लें। हाँ असेट्स, ठीक है ठीक है। परचेज क्या कहोगे आप? परचेज मतलब गुड्स क्या कर रहे हैं? अब देखो ये ऑलरेडी केवीएस में आ चुके हैं 2 क्वेश्चन ऐसे। परचेज मतलब क्या खरीद रहे हो? स्टेशनरी ऑफिस यूज के लिए? नहीं, वो तो असेट्स हो जाती है। असेट फैक्ट्री के लिए नहीं, गुड्स फॉर रीसेल, बेचने के लिए फिर से। चलो, गुड्स का मतलब क्या है? ऑप्शन सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड्स हम किस लिए, गुड्स का मतलब क्या है? ऐसा माल खरीदा है जिसको हम कल को फिर से बेचेंगे। लास्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स, इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है? ध्यान से सुनना, खतरनाक क्वेश्चन है।
ध्यान से देख लो, सोच लो, बिल्कुल सही। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट जो है सारी की सारी इंटेंजिबल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने मान लो एक बिल है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है भाई, वो इंटेंजिबल नहीं होता। क्लियर है? तो ये हमारा लगभग कुछ चैप्टर थे जो इसके एमसीक्यू थे, मैंने आपको कराए। अभी कुछ है रह गए सपोर्ट मटेरियल से भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो एक बार करेंगे, एक सेट और लगाएंगे प्रैक्टिस का, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है एक्चुअल में, ये चैप्टर कराने का मतलब ये नहीं था कि चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर मेरे को चैप्टर ही कंप्लीट कराना होता ना, तो जो मैं पिछले 2 दिन से कर रहा हूँ मैं कर देता हूँ। जो फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड में जो मैंने चीज़ें डेवलप करी ना आपके माइंड में, वो है मेरे भाई। मैं चाहता ना तो आपको फर्स्ट चैप्टर करा देता और समझाने के लिए 10 थ्योरी लिखवा देता और आप कर भी लेते, रट्टा मारते कैसे ना कैसे करके हो जाता, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं आता अकाउंट्स को लेके। ये करने के बाद ना आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि हाँ भैया ये चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। और अभी नहीं, अब जो इसकी नेक्स्ट क्लास हम रखेंगे ना अकाउंट्स की, वहाँ हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। करो, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझने में 1 दिन लगेगा, 1 दिन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा और आप ना एक्साइटेड होगे, इसका आंसर मैं बताऊंगा, इसका आंसर मैं बताऊंगा। ये चीज़ रहनी चाहिए बस। जब तक ये चीज़ है आप